के लिए तैयार है इस्राएली सेना, जानेंगे कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा चीन के साथ सुधारना चाहते हैं रिश्ते, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में कहा यूक्रेन जंग में रूस की मदद कर रहा है चीन। पूर्वी अफ्रीकी देशों में भारी बारिश का कहर जारी, कीनिया में गई 70 की जान, तंजानिया में मारे गए 150 लोग। कार्यक्रम में देखेंगे दुनिया भर में खराब मौसम के कारण कैसे मच रही है तबाही। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। इसराइल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका को इन दिनों गजा जंग के कारण एक नई चुनौती से दो चार होना पड़ रहा है। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में इसराइल के विरोध और फलस्तीनियों के समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ जगहों पर इसराइल के समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। सैकड़ों छात्रों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कवर स्टोरी में जानेंगे आखिर क्यों बना है ये माहौल। अमेरिका ने गजा के तट के पास एक अस्थायी बंदरगाह बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे गजा में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। समंदर में तैरते रहने वाले इस प्लेटफॉर्म को बड़े जहाज़ों से सामान उतारकर छोटे जहाज़ों में लादने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले फलस्तीनी रेफ्यूजीज के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी ने आशंका जताई थी कि गजा में बीमारियां फैल सकती हैं। उसका कहना है कि एक तो मौसम खराब हो रहा है, फिर ना तो लोगों को साफ पानी मिल रहा है, ना ही कचरे का निपटारा हो पा रहा है। इसी बीच इस्राएली सेना ने रफा शहर में सैन्य अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। और जानकारी दे रहे हैं यरूशलेम में मौजूद बीबीसी संवाददाता जेम्स लैंडल। कल इस्राएली कैबिनेट की बैठक हुई थी और ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि उन्होंने कोई फैसला लिया है। इस्राएली सेना के कुछ सूत्रों ने आज दावा किया कि इस्राएली सेना के संभावित हमले को देखते हुए लोगों ने रफा छोड़कर जाना शुरू कर दिया है। इस्राएली सेना का दावा है कि 1 लाख लोग जा चुके हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। कल इस्राएली कैबिनेट ने रफा में कार्रवाई के अलावा संघर्ष विराम की संभावनाओं पर भी चर्चा की। इस बारे में बात चल ही रही है। ऐसी खबरें हैं कि मिस्र के अधिकारी इसी बारे में बात करने इस्राएल आए हैं। कल ही अमेरिका और ब्रिटेन समेत 18 देशों के नेताओं ने हमास से अपील की थी कि वो समझौते पर राजी हो जाएं। दोनों पक्षों पर एक तरह से दबाव डालने की कोशिश है, मगर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। इस बीच रफा में सैन्य अभियान की तैयारियां जारी हैं, मगर फिर कहता हूं, ये लंबी प्रक्रिया है, कार्रवाई तुरंत नहीं होगी। और पिछले दिनों इस्राएली हमले में एक गर्भवती फलस्तीनी महिला की मौत हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने सर्जरी करके उनकी बच्ची को बचा लिया था, मगर अब उस बच्ची की भी मौत हो गई है। रविवार रात रफा अस्पताल में सी सेक्शन से शबरीन अल सकानी का जन्म हुआ था। डॉक्टरों ने हाथ से चलाए जाने वाले पंप से इस बच्ची को सांस देने की कोशिश की थी। इसके बाद उसे इंक्यूबेटर में रखा गया था, मगर बीते रोज उसकी मौत हो गई। और उधर गजा में जारी जंग को लेकर अमेरिकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में फलस्तीनियों के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों का दायरा बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां की हैं। कुछ लोग ये चर्चा भी करने लगे हैं कि ये प्रदर्शन वैसे ही हैं जैसे 1960 के दशक के आखिर में वियतनाम वॉर के खिलाफ हुए थे। बीते हफ्ते न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों ने गजा के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए विरोध आयोजित किया था। इसके बाद प्रदर्शन अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक तेजी से फैल गए। न्यूयॉर्क से और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता सारा स्मिथ। इस विरोध का दायरा बढ़ रहा है। ये प्रदर्शन पूरे अमेरिका में फैलते जा रहे हैं। यहाँ जो शुरू हुआ, अब वो देशव्यापी आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है। इन छात्रों पर गाजा में हो रही जंग की उन तस्वीरों ने असर डाला है जिन्हें अक्सर वो अपने मोबाइल फोन पर देखते हैं। हर सुबह जागकर आप उन बच्चों को देखते हैं जो अपना सब कुछ गंवा चुके हैं, अपने अंग गंवा चुके हैं, परिवार जो तबाह हो चुके हैं, अपना घर खो चुके हैं। इसे अनदेखा करना बहुत मुश्किल है। बुधवार को बॉस्टन के इमर्सन कॉलेज में छात्रों की झड़प पुलिस से हो गई। गुरुवार को अटलांटा की इमोरी यूनिवर्सिटी में कई लोगों पर कुछ इस तरह कार्रवाई हुई। कईयों को हिरासत में लिया गया। दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी ऑस्टिन की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यहूदी छात्रों ने इजरायली झंडे और हमास के क़याद में मौजूद इजरायली बंधकों की तस्वीरें लगाई हैं। ये छात्र इस माहौल में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। फिलॉसफी की इस छात्रा का कहना है कि वो इतनी डरी हैं कि अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती।
मैं यहाँ शारीरिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। पढ़ाई से जुड़ी चीज़ों में दिल नहीं लग रहा। मैं अपने साथी यहूदी छात्रों के लिए भी बेहद चिंतित हूँ, क्योंकि उन्हें देखकर पहचाना जा सकता है, क्योंकि जैसे वो दिखते हैं, इस वजह से उन्हें कई तरह की शारीरिक और मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ा है और कॉलेज में चलना फिरना भी बेहद मुश्किल हो गया है। एक ऐसी जगह पर जहाँ मुझे रहना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़, मेरी कहानी और जो मैं महसूस करती हूँ उसका कोई महत्व ही नहीं है। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। I'm not being supported. वामपंथी विचारधारा वाली डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान ओमर इन प्रदर्शनकारियों से मिली। एक शीर्ष रिपब्लिकन सांसद ने यहां पहुंचकर इन प्रदर्शनों को यहूदी विरोधी करार दिया और न्यूयॉर्क पहुंचने पर राष्ट्रपति बाइडेन का कुछ इस तरह स्वागत हुआ। वॉशिंगटन की जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए। एक चीज जो यहूदी छात्रों को परेशान कर रही है वो है इसराइल की तबाही की बात। I believe in the Constitution. I believe in the First Amendment right. मैं संविधान में भरोसा रखता हूं। मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रदर्शनों के लिए जमा होने के अधिकार का समर्थक हूं। लेकिन एक रेखा होती है, खासकर तब जब बातें एक सरकार की कार्रवाई के विरोध से शुरू होकर एक देश को तबाह करने, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने तक पहुंच जाती है। And projecting harm onto other people. कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने यहूदी विरोधी घटनाओं के लिए आवांछित लोगों को जिम्मेदार ठहराया है और वो यहूदी छात्रों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। ये जटिल है। मुझे लगता है कि हमारी यहाँ मौजूदगी काफी महत्वपूर्ण है। ये केवल यहूदियों को ये दिखाने के लिए नहीं है कि हम फलस्तीनियों के साथ और उनकी आज़ादी के पक्ष में खड़े हैं, और इसलिए यहूदी छात्रों के लिए भी जगह बनाने का हम समर्थन करते हैं। इन छात्रों का कहना है कि फाइनल एग्जाम के बाद और सत्र खत्म होने के बाद भी वो डटे रहेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन चाहता है कि वो आज ही कैंपस छोड़कर चले जाएं। कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे कैसे क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया भर में मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है और क्यों हमें इससे निपटने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन पहले बात दुनिया की दो सुपर पावर्स की। अमेरिका और चीन दोनों ही अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में हैं। इसी सिलसिले में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस बैठक में शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों में सम्मान का रिश्ता होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पार्टनर होने चाहिए। उन्होंने ये भी माना कि संबंधों में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ मुद्दों को सुलझाना अभी बाकी है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात की फिक्र है कि चीन की आर्थिक मदद से रूस को हथियार बनाने में मदद मिलेगी, जिनका इस्तेमाल वो यूक्रेन के खिलाफ करेगा। एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि चीन और अमेरिका दोनों की साझा जिम्मेदारी है कि कूटनीति से आगे बढ़कर रिश्तों को मजबूत करें, ताकि पिछले साल सैन फ्रांसिस्को में राष्ट्रपति जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात से शुरू हुआ सिलसिला आगे बढ़े। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की मुलाकात के बाद सैन्य सहयोग, नशीले पदार्थों की रोकथाम, आपसी संवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने जैसे कई मुद्दों पर बात आगे बढ़ी थी। कैलिफोर्निया में मीटिंग के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ कर दिया था कि आपसी मतभेदों को दूर किया जाए ताकि कोई गलतफहमी ना हो। इस दौरे में मैंने यही करने की कोशिश की और आगे भी यही कोशिश होगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने हितों और मूल्यों पर बात करें। चुनावों का इस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए और वही करना चाहिए जो अमेरिका के लोगों के लिए अहमियत रखे। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के कारण तनाव पैदा हो गया था। फिर बाइडेन के आने के बाद भी दोनों देशों के रिश्तों में कोई खास सुधार नहीं हुआ। तो अब अमेरिका में चुनाव से पहले जिस तरह से ये पहल हो रही है उसके क्या मायने हैं, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता सारिका सिंह ने बात की चीन मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से। मुझे लगता है कि केवल नीति को समझाने और बनाने का तरीका अलग है राष्ट्रपति बाइडेन का। उसके जो ठोस राष्ट्रहित हैं वो वही हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के दौर में थे। केवल भाषा में बदलाव आया है। पिछले साल जब दो राष्ट्रपतियों की, जो बाइडेन की और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई सैन फ्रांसिस्को में, तो ये कहा गया कि रिश्तों में स्थिरता आई है, चुनौतियां बनी हुई। तो अभी जो ब्लिंकन की जो यात्रा है चीन, उसमें दो जो तत्कालीन मुद्दे हैं उनके लिए, वो ये कि किस तरह से चीन का साथ लेकर वो किसी तरह से रूस पर अंकुश बना सकें, क्योंकि चीन के जो उनके साथ सहयोग है, समझौते हैं,
साझेदारी है वो रूस को बहुत हैसियत उनकी सुदृढ़ करता है यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए। और दूसरा, अभी इजराइल हमास का युद्ध आप देखें कि हाल ही में ईरान भी उसमें एक तरह से शामिल होता हुआ नजर आता है, तो चीन का प्रभाव है ईरान के ऊपर। तो क्या चीन उसमें भी सहायता कर सकता है? ये मुझे लगता है कि इमीडिएट इश्यूज हैं ब्लिंकन की विजिट के, पर हाँ, रिश्ते सुधारने की भी कोशिश है। अमेरिका की भाषा हमेशा आप देखें नर्म रहती है, चीन की भाषा गर्म रहती है, पर तनाव उसमें लगातार बना हुआ है, ये नहीं झुठला सकते। कि अमेरिका को आज लगता है कि कम से कम हिंद प्रशांत सागर में तो चीन आज मंशा ही नहीं रखता, हैसियत भी रखता है कि अमेरिका को रिप्लेस कर दे नेतृत्व के नजरिए से। तो दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात को भारत कैसे देख रहा है? हमने प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से ये सवाल पूछा। चीन को हमेशा चिंता होती है जब भारत और अमेरिका पास आते हुए नजर आते हैं, ठीक उसी तरह से भारत को भी चिंता होती है जब चीन और अमेरिका एक साथ होने की कुछ उस तरफ इशारा हमें नजर आता है। कई इसके उदाहरण इतिहास में रह चुके हैं पहले। तो जाहिर है कि जब भी इस तरह की यात्रा होती है, ब्लिंकन जाते हैं और खासकर जब वहाँ वो उनको राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की भी एक अवसर मिलता है, तो जाहिर है भारत में उस पर कड़ी नजर रखी जाएगी कि किस तरह से उसका विश्लेषण किया जाए, उसका भारत की जो दोस्ती अमेरिका से है और कुछ हद तक भारत का जो तालमेल चीन के साथ है उस पर क्या असर पड़ सकता है। जाहिर है इसलिए भारत को उसको बहुत पैनी नजर से देखना होगा। और बीते हफ्ते दुबई में हुई भारी बारिश, बाढ़ में डूबी सड़कें और एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको याद हैं? ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि एक ही दिन में वहां 1.5 साल जितनी बारिश हुई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके पीछे की एक वजह जलवायु परिवर्तन भी हो सकती है, और ये जानकारी ऐसे वक्त में आई है जब दक्षिणी चीन के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। जलवायु परिवर्तन कैसे दुनिया भर में बारिश के पैटर्न पर असर डाल रहा है, देखिए बीबीसी संवाददाता जस्टिन रॉलेट की इस रिपोर्ट में। ये एक सड़क है, लेकिन पिछले हफ्ते यहाँ कारें तैर रही थीं। दक्षिणी चीन में भारी बारिश होना आम है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। और दुबई के साथ भी ऐसा ही है। कुछ सालों बाद बड़े तूफान तो आते हैं, लेकिन उनका असर ऐसा नहीं होता। शहर में एक ही दिन में 1.5 साल जितनी बारिश हो गई। पिछले हफ्ते खाड़ी देशों में हुई तूफानी बरसात ने 23 लोगों की जान ले ली। दुबई और ओमान में सब कुछ थम सा गया था। एक स्टडी में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस तूफान की तीव्रता 10 से 40% तक बढ़ गई थी। हालांकि इस स्टडी में पाई गई चीजें पुख्ता नहीं हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश वाले तूफान कभी कभार हो आते हैं, लेकिन ट्रेंड साफ है। वातावरण गर्म हो गया है और गर्म होने से वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ती है। नमी बढ़ेगी तो भारी बारिश होगी, और जो तूफान वैसे भी आना ही था उसमें पहले से भी ज्यादा तेज बारिश होगी। और इंग्लैंड का भी यही हाल है। ब्रिटेन के मौसम विभाग का कहना है कि अक्टूबर 2022 से इस साल मार्च तक हर महीने में भारी बारिश के रिकॉर्ड टूटे हैं। हर साल बारिश कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि सर्दियों में भारी और गर्मियों में कम बारिश का यह सिलसिला लंबे समय तक जारी रह सकता है। हमें इसके लिए तैयार होना होगा। दुबई में बाढ़ के कारण आई तबाही का स्तर इतना ज्यादा इसलिए था क्योंकि इस शहर को इतनी बारिश के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है। ये दिखाता है कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन और उसके असर से निपटने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है वेनिस। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अब इस शहर में आने के लिए आपको जेब ढीली करनी होगी। अभी से लेकर जुलाई महीने तक यहाँ एक दिन के लिए आने पर आपको 5 यूरो यानी करीब 400 रुपये देने होंगे, और जो लोग ये पैसे नहीं देंगे उनके ऊपर 320 यूरो यानी 27,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। लेकिन वेनिस ने यह फैसला आखिर क्यों लिया, देखिए बीबीसी संवाददाता मार्क लोविन की रिपोर्ट। खूबसूरत जगहों को देखने के लिए अक्सर ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है। खूबसूरत वेनिस भी पर्यटकों की भीड़ से जूझ रहा है। हर साल करीब 3 करोड़ लोग पर्यटक के तौर पर वेनिस आते हैं। इनमें से 2/3 एक ही समय पर पर्यटन स्थलों पर घूमने जाते हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों की दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए वहाँ की सरकार ने हर पर्यटक से 5 यूरो यानी करीब 450 रुपये प्रवेश शुल्क के रूप में वसूलने का फैसला किया है। हालांकि निवासी और एक दिन के लिए आने वाले लोगों से ये भुगतान नहीं वसूला जाएगा।
तो ये काम ऐसे करता है, जैसे मैं इस शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशन से दाखिल हुआ, फिर मैं पेमेंट वेबसाइट पर जाकर आज का भुगतान शुल्क देखूंगा और अपना नाम और बाकी डिटेल्स डालूंगा। फिर मुझे एक QR कोड मिलेगा जिसे स्कैन करने पर आता है कि मैंने पैसे भर दिए। मैं शुल्क बचाने के लिए शायद अपनी यात्रा के दिन ही बदल दूं। मुझे लगता है कि अगर इससे यहाँ के बुनियादी ढांचे या किसी दूसरी चीज में मदद मिलती है तो ये अच्छा है। अधिकारियों का कहना है कि ये ट्रायल फिलहाल जुलाई तक जारी रहेगा और अगर ये कारगर रहा तो इसे और बढ़ाया जाएगा। ये हमारे लिए जरूरी है कि हम पर्यटकों की संख्या को घटाएं और साथ ही ये जानकारी भी अहम है कि कितने लोग वेनिस घूमने आ रहे हैं। यूरोप में बहुत सारे शहर ज्यादा पर्यटन से प्रभावित है। लेकिन पर्यावरण वैज्ञानिक जेन द मोस्टो जैसे आलोचकों की संख्या बढ़ती जा रही है। वो यहाँ पिछले 30 सालों से रह रही हैं और उन्होंने पर्यटन और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे शहर में निवासियों की संख्या में खासी गिरावट देखी है। 5 यूरो का टिकट किसी बार में एक ड्रिंक की कीमत से कम है। मुझे लगता है कि हमें अब अच्छे से पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए अब हमें प्रयोग करने की जरूरत है। हमें आगे बढ़कर ऐसे कदम उठाने होंगे ताकि वेनिस को बचा सके और उसे रहने के लिए एक बेहतर जगह बना सके। ये ऐतिहासिक शहर इंस्टाग्राम युग की समस्या से जूझ रहा है। अब इस शहर के लोगों को इंतजार है कि क्या ये पहल उनके खूबसूरत शहर को बचा सकती है या नहीं। और अब इन नन्हे शावकों को देखिए। जर्मनी के बर्लिन के जू में ये है 2 महीने के जुड़वा टाइगर कब्स। डॉक्टरों ने पहली बार इनका हेल्थ चेकअप किया। इसी दौरान पता चला कि ये दोनों सुमात्रन टाइगर कब्स मेल हैं और ये है इनकी 13 साल की माँ, जिसका नाम है मायांग। सुमात्रन टाइगर विलुप्त होने की कगार पर हैं। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC प्रेरणा। आज के लिए इतना ही। अब आपसे सीधा होगी सोमवार को मुलाकात। के लिए तैयार है इस्राएली सेना, जानेंगे कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा चीन के साथ सुधारना चाहते हैं रिश्ते, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में कहा यूक्रेन जंग में रूस की मदद कर रहा है चीन। पूर्वी अफ्रीकी देशों में भारी बारिश का कहर जारी, कीनिया में गई 70 की जान, तंजानिया में मारे गए 150 लोग। कार्यक्रम में देखेंगे दुनिया भर में खराब मौसम के कारण कैसे मच रही है तबाही। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज BBC दुनिया में। इसराइल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका को इन दिनों गजा जंग के कारण एक नई चुनौती से दो चार होना पड़ रहा है। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में इसराइल के विरोध और फलस्तीनियों के समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ जगहों पर इसराइल के समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। सैकड़ों छात्रों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कवर स्टोरी में जानेंगे आखिर क्यों बना है ये माहौल। अमेरिका ने गजा के तट के पास एक अस्थायी बंदरगाह बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे गजा में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। समंदर में तैरते रहने वाले इस प्लेटफॉर्म को बड़े जहाज़ों से सामान उतारकर छोटे जहाज़ों में लादने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी ने आशंका जताई थी कि गजा में बीमारियां फैल सकती हैं। उसका कहना है कि एक तो मौसम खराब हो रहा है, फिर ना तो लोगों को साफ पानी मिल रहा है, ना ही कचरे का निपटारा हो पा रहा है। इसी बीच इस्राएली सेना ने रफा शहर में सैन्य अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। और जानकारी दे रहे हैं यरूशलेम में मौजूद BBC संवाददाता जेम्स लैंडल। कल इस्राएली कैबिनेट की बैठक हुई थी और ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि उन्होंने कोई फैसला लिया है। इस्राएली सेना के कुछ सूत्रों ने आज दावा किया कि इस्राएली सेना के संभावित हमले को देखते हुए लोगों ने रफा छोड़कर जाना शुरू कर दिया है। इस्राएली सेना का दावा है कि 1 लाख लोग जा चुके हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। कल इस्राएली कैबिनेट ने रफा में कार्रवाई के अलावा संघर्ष विराम की संभावनाओं पर भी चर्चा की। इस बारे में बात चल ही रही है।
ऐसी खबरें हैं कि मिस्र के अधिकारी इसी बारे में बात करने इसराइल आए हैं। कल ही अमेरिका और ब्रिटेन समेत 18 देशों के नेताओं ने हमास से अपील की थी कि वो समझौते पर राजी हो जाएं। दोनों पक्षों पर एक तरह से दबाव डालने की कोशिश है, मगर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। इस बीच रफा में सैन्य अभियान की तैयारियां जारी हैं, मगर फिर कहता हूं, ये लंबी प्रक्रिया है, कार्रवाई तुरंत नहीं होगी। और पिछले दिनों इजरायली हमले में एक गर्भवती फलस्तीनी महिला की मौत हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने सर्जरी करके उनकी बच्ची को बचा लिया था, मगर अब उस बच्ची की भी मौत हो गई है। रविवार रात रफा अस्पताल में सी सेक्शन से शबरीन अल सकानी का जन्म हुआ था। डॉक्टरों ने हाथ से चलाए जाने वाले पंप से इस बच्ची को सांस देने की कोशिश की थी। इसके बाद उसे इंक्यूबेटर में रखा गया था, मगर बीते रोज उसकी मौत हो गई। और उधर गजा में जारी जंग को लेकर अमेरिकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में फलस्तीनियों के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों का दायरा बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां की हैं। कुछ लोग ये चर्चा भी करने लगे हैं कि ये प्रदर्शन वैसे ही हैं जैसे 1960 के दशक के आखिर में वियतनाम वॉर के खिलाफ हुए थे। बीते हफ्ते न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों ने गजा के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए विरोध आयोजित किया था। इसके बाद प्रदर्शन अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक तेजी से फैल गए। न्यूयॉर्क से और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता सारा स्मिथ। इस विरोध का दायरा बढ़ रहा है। ये प्रदर्शन पूरे अमेरिका में फैलते जा रहे हैं। यहाँ जो शुरू हुआ, अब वो देशव्यापी आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है। इन छात्रों पर गाजा में हो रही जंग की उन तस्वीरों ने असर डाला है जिन्हें अक्सर वो अपने मोबाइल फोन पर देखते हैं। हर सुबह जागकर आप उन बच्चों को देखते हैं जो अपना सब कुछ गंवा चुके हैं, अपने अंग गंवा चुके हैं, परिवार जो तबाह हो चुके हैं, अपना घर खो चुके हैं। इसे अनदेखा करना बहुत मुश्किल है। बुधवार को बॉस्टन के इमर्सन कॉलेज में छात्रों की झड़प पुलिस से हो गई। गुरुवार को अटलांटा की इमोरी यूनिवर्सिटी में कई लोगों पर कुछ इस तरह कार्रवाई हुई। कईयों को हिरासत में लिया गया। दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी ऑस्टिन की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यहूदी छात्रों ने इजरायली झंडे और हमास के क़ैद में मौजूद इजरायली बंधकों की तस्वीरें लगाई हैं। ये छात्र इस माहौल में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। फिलॉसफी की इस छात्रा का कहना है कि वो इतनी डरी हैं कि अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती। मैं यहाँ शारीरिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। पढ़ाई से जुड़ी चीज़ों में दिल नहीं लग रहा। मैं अपने साथी यहूदी छात्रों के लिए भी बेहद चिंतित हूँ, क्योंकि उन्हें देखकर पहचाना जा सकता है, क्योंकि जैसे वो दिखते हैं। इस वजह से उन्हें कई तरह की शारीरिक और मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ा है और कॉलेज में चलना फिरना भी बेहद मुश्किल हो गया है। एक ऐसी जगह पर जहाँ मुझे रहना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़, मेरी कहानी और जो मैं महसूस करती हूँ उसका कोई महत्व ही नहीं है। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। वामपंथी विचारधारा वाली डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान ओमर इन प्रदर्शनकारियों से मिली। एक शीर्ष रिपब्लिकन सांसद ने यहां पहुंचकर इन प्रदर्शनों को यहूदी विरोधी करार दिया और न्यूयॉर्क पहुंचने पर राष्ट्रपति बाइडेन का कुछ इस तरह स्वागत हुआ। वॉशिंगटन की जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए। एक चीज जो यहूदी छात्रों को परेशान कर रही है वो है इस्राएल की तबाही के बाद। मैं संविधान में भरोसा रखता हूँ। मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रदर्शनों के लिए जमा होने के अधिकार का समर्थक हूँ, लेकिन एक रेखा होती है, खासकर तब जब बातें एक सरकार की कार्रवाई के विरोध से शुरू होकर एक देश को तबाह करने, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने तक पहुंच जाती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने यहूदी विरोधी घटनाओं के लिए आवांछित लोगों को जिम्मेदार ठहराया है और वो यहूदी छात्रों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। ये जटिल है। मुझे लगता है कि हमारी यहाँ मौजूदगी काफी महत्वपूर्ण है। ये केवल यहूदियों को ये दिखाने के लिए नहीं है कि हम फलस्तीनियों के साथ और उनकी आज़ादी के पक्ष में खड़े हैं, और इसलिए यहूदी छात्रों के लिए भी जगह बनाने का हम समर्थन करते हैं। इन छात्रों का कहना है कि फाइनल एग्जाम के बाद और सत्र खत्म होने के बाद भी वो डटे रहेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन चाहता है कि वो आज ही कैंपस छोड़कर चले जाएं। कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे कैसे क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया भर में मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है और क्यों हमें इससे निपटने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन पहले बात दुनिया की दो सुपर पावर्स की। अमेरिका और चीन दोनों ही अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में हैं।
इसी सिलसिले में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस बैठक में शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों में सम्मान का रिश्ता होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पार्टनर होने चाहिए। उन्होंने ये भी माना कि संबंधों में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ मुद्दों को सुलझाना अभी बाकी है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात की फिक्र है कि चीन की आर्थिक मदद से रूस को हथियार बनाने में मदद मिलेगी, जिनका इस्तेमाल वो यूक्रेन के खिलाफ करेगा। एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि चीन और अमेरिका दोनों की साझा जिम्मेदारी है कि कूटनीति से आगे बढ़कर रिश्तों को मजबूत करें, ताकि पिछले साल सैन फ्रांसिस्को में राष्ट्रपति जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात से शुरू हुआ सिलसिला आगे बढ़े। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की मुलाकात के बाद सैन्य सहयोग, नशीले पदार्थों की रोकथाम, आपसी संवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने जैसे कई मुद्दों पर बात आगे बढ़ी थी। कैलिफोर्निया में मीटिंग के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ कर दिया था कि आपसी मतभेदों को दूर किया जाए ताकि कोई गलतफहमी न हो। इस दौरे में मैंने यही करने की कोशिश की और आगे भी यही कोशिश होगी। जरूरत इस बात की है कि हम अपने हितों और मूल्यों पर बात करें। चुनावों का इस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए और वही करना चाहिए जो अमेरिका के लोगों के लिए अहमियत रखे। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के कारण तनाव पैदा हो गया था। फिर बाइडेन के आने के बाद भी दोनों देशों के रिश्तों में कोई खास सुधार नहीं हुआ। तो अब अमेरिका में चुनाव से पहले जिस तरह से ये पहल हो रही है, उसके क्या मायने हैं? ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता सारिका सिंह ने बात की चीन मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से। मुझे लगता है कि केवल नीति को समझाने और बनाने का तरीका अलग है राष्ट्रपति बाइडेन का। उसके जो ठोस राष्ट्रहित हैं वो वही हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के दौर में थे। केवल भाषा में बदलाव आया है। पिछले साल जब दो राष्ट्रपतियों की, जो बाइडेन की और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई सैन फ्रांसिस्को में, तो ये कहा गया कि रिश्तों में स्थिरता आई है, चुनौतियां बनी हुई हैं। तो अभी जो ब्लिंकन की जो यात्रा है चीन, उसमें दो जो तत्कालीन मुद्दे हैं उनके लिए, वो ये कि किस तरह से चीन का साथ लेकर वो किसी तरह से रूस पर अंकुश बना सकें, क्योंकि चीन के जो उनके साथ सहयोग है, समझौते हैं, साझेदारी है, वो रूस को बहुत हैसियत उनकी सुदृढ़ करता है यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए। और दूसरा, अभी इजराइल हमास का युद्ध आप देखें कि हाल ही में ईरान भी उसमें एक तरह से शामिल होता हुआ नजर आता है। तो चीन का प्रभाव है ईरान के ऊपर, तो क्या चीन उसमें भी सहायता कर सकता है? ये मुझे लगता है कि इमीडिएट इश्यूज हैं ब्लिंकन की विजिट के। पर हाँ, रिश्ते सुधारने की भी कोशिश है। अमेरिका की भाषा हमेशा आप देखें नर्म रहती है, चीन की भाषा गर्म रहती है, पर तनाव उसमें लगातार बना हुआ है, ये नहीं झुठला सकते। कि अमेरिका को आज लगता है कि कम से कम हिंद प्रशांत सागर में तो चीन आज मंशा ही नहीं रखता, हैसियत भी रखता है कि अमेरिका को रिप्लेस कर दे नेतृत्व के नजरिए से। तो दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात को भारत कैसे देख रहा है? हमने प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से ये सवाल पूछा। चीन को हमेशा चिंता होती है जब भारत और अमेरिका पास आते हुए नजर आते हैं। ठीक उसी तरह से भारत को भी चिंता होती है जब चीन और अमेरिका एक साथ होने की कुछ उस तरफ इशारा हमें नजर आता है। कई इसके उदाहरण इतिहास में रह चुके हैं पहले। तो जाहिर है कि जब भी इस तरह की यात्रा होती है, ब्लिंकन जाते हैं और खासकर जब वहाँ वो उनको राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की भी एक अवसर मिलता है, तो जाहिर है भारत में उस पर कड़ी नजर रखी जाएगी कि किस तरह से उसका विश्लेषण किया जाए। उसका भारत की जो दोस्ती अमेरिका से है और कुछ हद तक भारत का जो तालमेल चीन के साथ है, उस पर क्या असर पड़ सकता है। जाहिर है इसलिए भारत को उसको बहुत पैनी नजर से देखना होगा। और बीते हफ्ते दुबई में हुई भारी बारिश, बाढ़ में डूबी सड़कें और एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको याद हैं? ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि एक ही दिन में वहां 1.5 साल जितनी बारिश हुई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके पीछे की एक वजह जलवायु परिवर्तन भी हो सकती है। और ये जानकारी ऐसे वक्त में आई है जब दक्षिणी चीन के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। तो जलवायु परिवर्तन कैसे दुनिया भर में बारिश के पैटर्न पर असर डाल रहा है, देखिए बीबीसी संवाददाता जस्टिन रॉलेट की इस रिपोर्ट में। ये एक सड़क है, लेकिन पिछले हफ्ते यहाँ कारें तैर रही थीं। दक्षिणी चीन में भारी बारिश होना आम है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं।
और दुबई के साथ भी ऐसा ही है। कुछ कुछ सालों बाद बड़े तूफान तो आते हैं, लेकिन उनका असर ऐसा नहीं होता। शहर में एक ही दिन में 1.5 साल जितनी बारिश हो गई। पिछले हफ्ते खाड़ी देशों में हुई तूफानी बरसात ने 23 लोगों की जान ले ली। दुबई और ओमान में सब कुछ थम सा गया था। एक स्टडी में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस तूफान की तीव्रता 10 से 40% तक बढ़ गई थी। हालांकि इस स्टडी में पाई गई चीजें पुख्ता नहीं हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश वाले तूफान कभी कभार हो आते हैं, लेकिन ट्रेंड साफ है। वातावरण गर्म हो गया है और गर्म होने से वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ती है। नमी बढ़ेगी तो भारी बारिश होगी और जो तूफान वैसे भी आना ही था उसमें पहले से भी ज्यादा तेज बारिश होगी। और इंग्लैंड का भी यही हाल है। ब्रिटेन के मौसम विभाग का कहना है कि अक्टूबर 2022 से इस साल मार्च तक हर महीने में भारी बारिश के रिकॉर्ड टूटे हैं। हर साल बारिश कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि सर्दियों में भारी और गर्मियों में कम बारिश का यह सिलसिला लंबे समय तक जारी रह सकता है। हमें इसके लिए तैयार होना होगा। दुबई में बाढ़ के कारण आई तबाही का स्तर इतना ज्यादा इसलिए था क्योंकि इस शहर को इतनी बारिश के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है। ये दिखाता है कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन और उसके असर से निपटने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है वेनिस। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अब इस शहर में आने के लिए आपको जेब ढीली करनी होगी। अभी से लेकर जुलाई महीने तक यहाँ एक दिन के लिए आने पर आपको 5 यूरो यानी करीब 400 रुपये देने होंगे, और जो लोग ये पैसे नहीं देंगे उनके ऊपर 320 यूरो यानी 27,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। लेकिन वेनिस ने यह फैसला आखिर क्यों लिया? देखिए बीबीसी संवाददाता मार्क लोविन की रिपोर्ट। खूबसूरत जगहों को देखने के लिए अक्सर ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है। खूबसूरत वेनिस भी पर्यटकों की भीड़ से जूझ रहा है। हर साल करीब 3 करोड़ लोग पर्यटक के तौर पर वेनिस आते हैं। इनमें से 2/3 एक ही समय पर पर्यटन स्थलों पर घूमने जाते हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों की दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए वहाँ की सरकार ने हर पर्यटक से 5 यूरो यानी करीब 450 रुपये प्रवेश शुल्क के रूप में वसूलने का फैसला किया है। हालांकि निवासी और एक दिन के लिए आने वाले लोगों से ये भुगतान नहीं वसूला जाएगा। तो एक काम ऐसे करता है, जैसे मैं इस शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशन से दाखिल हुआ, फिर मैं पेमेंट वेबसाइट पर जाकर आज का भुगतान शुल्क देखूंगा और अपना नाम और बाकी डिटेल्स डालूंगा। फिर मुझे एक QR कोड मिलेगा, जिसे स्कैन करने पर आता है कि मैंने पैसे भर दिए। मैं शुल्क बचाने के लिए शायद अपनी यात्रा के दिन ही बदल दूं। मुझे लगता है कि अगर इससे यहाँ के बुनियादी ढांचे या किसी दूसरी चीज में मदद मिलती है तो ये अच्छा है। अधिकारियों का कहना है कि ये ट्रायल फिलहाल जुलाई तक जारी रहेगा और अगर ये कारगर रहा तो इसे और बढ़ाया जाएगा। ये हमारे लिए जरूरी है कि हम पर्यटकों की संख्या को घटाएं और साथ ही ये जानकारी भी अहम है कि कितने लोग वेनिस घूमने आ रहे हैं। यूरोप में बहुत सारे शहर ज्यादा पर्यटन से प्रभावित है। लेकिन पर्यावरण वैज्ञानिक जेन द मोस्टो जैसे आलोचकों की संख्या बढ़ती जा रही है। वो यहाँ पिछले 30 सालों से रह रही हैं और उन्होंने पर्यटन और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे शहर में निवासियों की संख्या में खासी गिरावट देखी है। 5 यूरो का टिकट किसी बार में एक ड्रिंक की कीमत से कम है। मुझे लगता है कि हमें अब अच्छे से पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए अब हमें प्रयोग करने की जरूरत है। हमें आगे बढ़कर ऐसे कदम उठाने होंगे ताकि वेनिस को बचा सके और उसे रहने के लिए एक बेहतर जगह बना सके। ये ऐतिहासिक शहर इंस्टाग्राम युग की समस्या से जूझ रहा है। अब इस शहर के लोगों को इंतजार है कि क्या ये पहल उनके खूबसूरत शहर को बचा सकती है या नहीं। और अब इन नन्हे शावकों को देखिए। जर्मनी के बर्लिन के जू में ये है 2 महीने के जुड़वा टाइगर कब्स। डॉक्टरों ने पहली बार इनका हेल्थ चेकअप किया। इसी दौरान पता चला कि ये दोनों सुमात्रन टाइगर कब्स मेल हैं और ये है इनकी 13 साल की माँ, जिसका नाम है मायांग। सुमात्रन टाइगर विलुप्त होने की कगार पर हैं। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC प्रेरणा। आज के लिए इतना ही। अब आपसे सीधा होगी सोमवार को मुलाकात।
मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री से की मुलाकात। ब्लिंकन ने कहा, Ensuring transatlantic security is a core U.S. interest. In our discussions today, I made clear that if China does not address this problem, we will. चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका को दी हिदायत, सीमा ना लांघे। करेंगे विश्लेषण कि तीखे तेवरों के बीच कैसे कम होगी कड़वाहट। अमेरिका हमेशा बहुत कड़े कदम लेता रहा है चीन के प्रति, चाहे वो नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा हो, सेमीकंडक्टर लॉ हो, ताइवान पॉलिसी एक्ट हो, और तरह तरह के अंकुश लगाता है, चीन की कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करता है। दूसरे चरण का मतदान हुआ पूरा, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर लगाई मुहर। ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। चुनावी हलचल में करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले देश दुनिया का हाल सुनिए सुमिरनप्रीत कौर से। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको पहले ये बता दें कि कुछ प्लेटफॉर्म्स पर हो सकता है आपको ये कार्यक्रम सुनने में दिक्कत हो रही हो। अगर फेसबुक पर दिक्कत हो रही है तो 8 बजे के बाद हम इस शो को ज़रूर अपलोड करेंगे। यूट्यूब पर आप हमें ज़रूर सुन सकते हैं। और अब मुख्य खबरें। इसराइल गजा के रफा शहर में संभावित बड़े सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहा है। रफा शहर में 10 लाख से ज़्यादा विस्थापित फ़लस्तीनियों ने शरण ली है। इस्राएली सरकार का मानना है कि शहर में हमास की कई बटालियंस मौजूद हैं। साथ ही इसी शहर में कई इस्राएली बंधक अभी भी हमास के पास हैं। वहीं अमेरिका ने इस तरह के सैन्य अभियान पर अपना विरोध व्यक्त किया है। अमेरिकी सेना ने गजा तट पर एक तैरता हुआ अस्थायी बंदरगाह बनाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन को दिए गए अमेरिकी सैन्य सहायता पैकेज का स्वागत करते हुए नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि ये सैन्य सहायता रूसी आक्रामकता के खिलाफ यूक्रेन की मदद करेगी। जेंस स्टोल्टनबर्ग ने स्वीकार किया कि कई महीनों से नेटो के सदस्य देश यूक्रेन को उतना समर्थन नहीं दे रहे हैं जिसका उन्होंने वादा किया था। उन्होंने कहा कि देरी के कारण रूस को जमीनी लड़ाई पर बढ़त मिल रही है। These delays have consequences. Ukraine has been outgunned. जेंस स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं देरी के परिणाम होंगे। रूस को फ्रंट लाइन में बढ़त मिल गई है। यूक्रेन हवाई सुरक्षा क्षेत्र में पीछे है, जिससे रूसी मिसाइलें और ड्रोन अपने लक्ष्यों को हिट करने में सक्षम है और यूक्रेन सटीक हमला करने में सक्षम नहीं है, जिसका अर्थ है रूस और हमले कर सकता है। लेकिन यूक्रेन जीत सकता है, अभी भी देर नहीं हुई है क्योंकि इन्हें और सैन्य समर्थन मिलने वाला है। न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील्स ने फैसला सुनाया था कि फिल्म निर्माता हार्वी विनस्टीन को 2020 में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली क्योंकि अभियोजकों ने उन गवाहों को बुलाया जिनके आरोप उनके खिलाफ चार्जेस का हिस्सा नहीं थे। परिणाम स्वरूप न्यायाधीशों ने विनस्टीन को एक नए मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया था। मी टू मूवमेंट के दौरान हार्वी विनस्टीन चर्चा में आए थे। अब अभिनेत्री एशली जड, जिन्होंने हार्वी विनस्टीन के खिलाफ अपने आरोपों को सार्वजनिक किया था, उन्होंने बीबीसी से कहा, I was in the process of reserving my campsites for Yellowstone. एशली जड कह रही हैं, मैं येलोस्टोन नेशनल पार्क में कैंप साइट रिजर्व करने वाली थी, वो जगह जहां की महान कहानियों को हम अक्सर सुनते हैं। और अचानक एक बार फिर पुरुष यौन हिंसा की खबर ने एक खूबसूरत दिन को खराब किया। 1996 में हार्वी विनस्टीन के सिलसिलेवार यौन उत्पीड़न ने मेरे करियर को लगभग बर्बाद कर दिया था। आज 4 न्यायाधीशों द्वारा उनकी सजा को पलट देना विश्वासघात है, एक बड़ी चोट है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने कहा है कि अगर उसे अपने मैसेज एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में काम करना छोड़ देगा। कंपनी के एक वकील ने दिल्ली की एक अदालत को बताया कि व्हाट्सएप का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन उपयोगकर्ता की गोपनीयता की रक्षा करता है। कंपनी ने चैट का पता लगाने और सूचना के पहले प्रवर्तकों की पहचान करने सक्षम होने की भारतीय अधिकारियों की मांग को चुनौती देते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार का तर्क है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फर्जी खबरें और भड़काऊ सामग्री को रोकने के लिए उसे ऐसा करने की जरूरत है जिससे हिंसा भड़क सकती है। तंजानिया में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 155 लोगों की मौत हो गई है। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। ताइवान, वैश्विक व्यापार, रूस, साउथ चाइना सी, तिब्बत, मानवाधिकार और कई बड़े मुद्दे। दुनिया की 2 बड़ी शक्तियों
चीन और अमेरिका के बीच सालों से कई विषयों पर विवाद और रिश्तों में तनाव रहा है और इसी तनाव को कम करने की कोशिश में अमेरिका और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन में हैं, जहां उनकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि ब्लिंकन का 1 साल से कम समय में ये दूसरा चीन का दौरा है। इस यात्रा में दोनों पक्षों की ओर से कड़े संदेश सुनने को मिले हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्लिंकन से कहा कि दोनों देश सहयोगी हैं, न कि विरोधी। शी जिनपिंग कह रहे हैं कि दोनों देश सहयोगी हैं, न कि विरोधी। उन्हें साथ ही सफलता हासिल करना चाहिए, न कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहिए। दोनों को मतभेदों को दरकिनार कर कुछ मुद्दों पर सहमत होने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें अपने शब्दों पर कायम रहना चाहिए, न कि कहें एक बात और करें कुछ और। ये थे शी जिनपिंग। एंटनी ब्लिंकन ने पत्रकारों को बताया कि दोनों देशों ने संवाद को बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए हैं और शी जिनपिंग के साथ बातचीत में उनकी टिकटॉक पर कोई बात नहीं हुई है। ब्लिंकन ने कहा कि उन्होंने एक बार फिर रूस के लिए चीनी आर्थिक समर्थन पर अमेरिका की चिंता जताते हुए कहा कि वे यूक्रेन पर क्रूर हमले के लिए मॉस्को को हथियार बनाने में मदद कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चीन ने अपना समर्थन बंद नहीं किया तो उसके परिणाम उसको भुगतने होंगे। Russia would struggle to sustain its assault on Ukraine without China's support. In my meetings with NATO ब्लिंकन कह रहे हैं रूस चीन के समर्थन के बिना यूक्रेन पर अपने हमले जारी रखने के लिए संघर्ष करेगा। शीत युद्ध के खत्म होने के बाद यूरोपीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे का समर्थन करते हुए चीन यूरोप के साथ बेहतर संबंध हासिल नहीं कर सकता। हमने चीन से कहा है कि ट्रांस अटलांटिक सुरक्षा सुनिश्चित करना अमेरिका का मुख्य हित है। आज की हमारी चर्चाओं में मैंने स्पष्ट कर दिया है कि यदि चीन इस समस्या का समाधान नहीं करता है तो हम करेंगे। We've also resumed direct military-to-military communications at multiple levels. एंटनी ब्लिंकन कह रहे थे कि हमने कई स्तरों पर सीधे सैन्य संपर्क स्थापित किया है। पिछले साल बीजिंग में मेरी बैठकों में इसे मैंने मुख्य प्राथमिकता बनाया था। जनवरी में पेंटागन में दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों की मुलाकात हुई और इस महीने से शुरुआती दिनों में दोनों देशों के वायु और नौसेना के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई ताकि सुरक्षा के माहौल को बेहतर बनाया जा सके। पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री ऑस्टिन की चीन के रक्षा मंत्री डॉन चुन से पहली वीडियो कॉल हुई। किसी भी गलती से बचने के लिए सीधा संपर्क महत्वपूर्ण है। ये थे एंटनी ब्लिंकन। एंटनी ब्लिंकन की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात हुई, जहां वांग यी ने उनसे कहा कि अमेरिका को चीन को उनके शब्दों में रेड लाइंस या उनको उकसाने वाले विषयों से परहेज करना चाहिए। मेरी विदेश मंत्री वांग यी से सकारात्मक बातचीत हुई। हमने 5.5 घंटे बिताए जहां हमने कई मुद्दों पर बात की जो हमारे रिश्तों की बुनियाद हैं। लेकिन खास बात यह है कि हमने अपने राष्ट्रपतियों की सैन फ्रांसिस्को में हुई मुलाकात और हाल में फोन पर बातचीत में उपजे मुद्दों को आगे बढ़ाने पर बात की। एक बीबीसी संवाददाता के मुताबिक इस बात में कोई शक नहीं कि पर्दे के पीछे की बातचीत कठिन रही होगी। ब्लिंकन के चीन आने से पहले ही चीन ने एक लंबा चौड़ा कड़े शब्दों वाला वक्तव्य जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि अमेरिका चीन को कमजोर करने की अपनी नीति को खत्म कर दे। ब्लिंकन के अमेरिका आने से ठीक पहले अमेरिकी सेनेट ने यूक्रेन, इसराइल और ताइवान के लिए पैकेज पास किया था। इसके अलावा अमेरिकी सेनेट ने चीन की कंपनी बाइटॉस के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को प्रतिबंध के पक्ष में वोट किया था। दोनों पक्षों की इस मुलाकात पर मैंने थोड़ी देर पहले बात की चीन के मामलों के जानकार स्वर्ण सिंह से। यदि तात्कालीन मुद्दों की बात करें तो ब्लिंकन साहब की जो विजिट है चीन, वो इस बार इस कोशिश से है कि किस तरह से चीन को कहा जाए कि वो अपनी जो रूस के साथ सहयोग लगातार बना रहा है उस पर थोड़ा अंकुश लगे ताकि उसका प्रभाव रूस के यूक्रेन के साथ युद्ध पर नजर आए। और ठीक उसी तरह से मध्य पूर्व एशिया में भी आप देखें कि जिस तरह से ईरान का जो एक तरह से रिएक्शन हुआ है दमस्कस में जो अटैक के बाद,
तो क्या वो पूरा इजराइल गाजा का युद्ध और भी बड़ा स्वरूप ले सकता है और ईरान किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है, इसमें चीन सहायक हो सकता है। इसके अलावा एक मोटे तौर पे आप बात देखें कि उदय जो हो रहा है चीन का, एक तरह से वो आर्थिक व्यवस्था के नजरिए से, सैन्य शक्ति के नजरिए से, और उसका जो सीधा असर है अमेरिका की विश्व स्तर पर अपनी नेतृत्व पर, उसमें लगातार हमने देखा है, खासकर राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में, कि अमेरिका हमेशा बहुत कड़े कदम लेता रहा है चीन के प्रति, चाहे वो नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा हो, सेमीकंडक्टर लॉ हो, ताइवान पॉलिसी एक्ट हो, और तरह तरह के अंकुश लगाता है, चीन की कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करता है, एक्शन ज्यादा करता है, और चीन उसके मुकाबले में बड़ी कड़ी भाषा में बात करता है लगातार इस तरह से। और कई बार तो ऐसा हुआ कि यात्राएं आखिरी दिन में आकर चीन ने कैंसिल कर दी कि वो बातचीत नहीं करेंगे कई मुद्दों पर, ऐसा बार बार हुआ ऐसे। तो चीन के तरफ से इस बार भी देखें, विदेश मंत्री वांग यी की जो भाषा है वो बहुत कड़ी है, और सेक्रेटरी ब्लिंकन की भाषा उतनी कड़ी नहीं है, वो आपस में मिलकर काम करने की बात करते हैं। तो ये जिनको हम असेंडेंट पावर कहते हैं और जो स्टेटस को पावर है, उनमें आपस में तालमेल ऐसा रहता है। मुलाकात होती रहे लगातार, और जैसा कहा जा रहा है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन की मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होगी, तो ये मुलाकात होना और यात्राएं होना अच्छी बात है। उससे कम उनका तालमेल कितना अच्छा है या खराब है, इसका अंदाजा बाकी जो देश हैं जैसे भारत है वो लगा सकते हैं। आपने भारत की बात की, लेकिन मुझे ये समझाएं सर कि ये जो आपने बहुत वजहें गिनाई, चीन अमेरिका की बात क्यों सुनेगा, और भारत के नज़रिए से देखें तो भारत इस यात्रा को किस तरीके से देख रहा होगा? जाहिर है कि भारत के रिश्ते जिस तरह से अमेरिका के साथ लगातार बदले हैं, साझेदारी और हिस्सेदारी बहुत सुदृढ़ हुई है, तो जब भी अमेरिका का रुझान चीन की तरफ होता है तो जाहिर है कि कुछ शंकाएं हो सकती हैं भारत को कि क्या अमेरिका और चीन का तालमेल बढ़ने से अमेरिका को जो भारत की जरूरत है वो कम हो सकती है क्या। तो इस नजरिए से भारत हमेशा से विश्लेषण करता है अमेरिका और चीन के आपसी संबंधों में। ये जो वजहें हैं उनकी वजह से चीन अमेरिका की बात क्यों सुनेगा, जिस उम्मीद से ब्लिंकन गए हैं चीन? इसलिए सुनेगा चीन अमेरिका की बातचीत को क्योंकि अमेरिका आज विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश माना जाता है, और चीन को यदि अपना विकास आगे बढ़ाना है और उसके साथ साथ अपना नेतृत्व भी बढ़ाना है विश्व स्तर पर, तो उसको अमेरिका के साथ तालमेल बनाना होगा। क्योंकि ऐसा जो विद्वान है वो कहते हैं कि जो राइजिंग पावर होती हैं उनका स्टेटस को पावर के साथ कभी कभी तनाव इतना बढ़ जाता है कि वो युद्ध का भी स्वरूप ले सकता है। तो चीन की लगातार कोशिश रही है और रहनी भी चाहिए कि तनाव इतना ना बढ़े कि युद्ध का स्वरूप ले ले। हालांकि आज हम ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी वॉर्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की वॉर करते हैं, तो युद्ध का भी एक नया स्वरूप है एक तरह से। उसमें जरूरी नहीं कि सेनाओं का ही भिड़ंत होनी चाहिए। तो अमेरिका के साथ तालमेल बनाते हुए चीन का जो उदय करने की कोशिश है, उसी की वजह से चीन को लगातार तालमेल बनाना होगा अमेरिका के साथ, और इसलिए उनको सुननी होगी बात अमेरिका की। ये थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। और आज बीबीसी दुनिया के कार्यक्रम में आप क्या देख सकते हैं? अमेरिका के कई कॉलेजों तक पहुंची गजा जंग की आंच। राजनीति भी हुई तेज, क्यों गुस्से में है छात्र? देखिए बीबीसी दुनिया में रात 10 बजे बीबीसी हिंदी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइव। बीबीसी दुनिया के इस कार्यक्रम को आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। ये है बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट, दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। कार्यक्रम में आगे सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम बारकोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। बात चुनावी हलचल की, सुप्रीम कोर्ट की फैसले की। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। यूट्यूब से शुरुआत करते हैं तो हमारे साथ अराफत हैं जो मोहन जी को याद कर रहे हैं, शंभू शरण हैं जो व्हाट्सएप पर जो न्यूज़ आई है उसके बारे में बात कर रहे हैं, मालिनी पंत हैं जो कह रही हैं कि स्वार्थ के लिए ही सही कम से कम कुछ देश जो हैं वो एकजुट तो हो रहे हैं, चाहे वो व्यापार के लिए हो, तो मेरे ख्याल से वो चीन और अमेरिका की बात कर रही हैं।
मदनलाल लंबोरिया एंटनी ब्लिंकन के बारे में बात कर रहे हैं। रामजी शर्मा है जो कह रहे हैं कि पूरे ही संसार में चारों तरफ तनाव देखने को मिल रहा है। इंद्रजीत सिंह है हमारे साथ और सुरेंद्र सिंह है, महावीर सिंह है जो कह रहे हैं कि आज सुनने में कुछ दिक्कत हो रही है दूसरे प्लेटफॉर्म पर उनको, तो हम उनको ये बताना चाहेंगे कि अगर हमारे कुछ श्रोताओं को फेसबुक पर ये कार्यक्रम सुनने में दिक्कत हो रही है तो 8:30 बजे हम ये अपना कार्यक्रम दोबारा अपलोड ज़रूर करेंगे ताकि आप उसे सुन सकें। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। और अब बात चुनावी हलचल की। जिक्र लोकसभा चुनाव 2024 का। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। जो ताज़ा जानकारी हमें मिली है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, 3 बजे दोपहर तक 50.25% 50.25% लोगों ने अभी तक उस वक्त तक वोट डाले थे। 7 चरणों का ये मतदान है। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोट डाले गए। आज यानी दूसरे चरण का मतदान हुआ। दूसरे चरण की हम बात करते हैं जहां केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। मणिपुर, त्रिपुरा और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की सीटों पर भी मतदान हुआ। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट सुनिए। जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में जम्मू क्षेत्र की 2 सीटों पर अभी तक मतदान हो चुका है। इन 2 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान कांटे की टक्कर है। उधर कश्मीर घाटी में भी चुनाव की सरगर्मियां तेजी के साथ जारी हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 2 मुख्य विपक्ष दल हैं ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से मैदान में उतारा है, जबकि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी ने भी कश्मीर घाटी में अपने उम्मीदवारों को किस्मत आजमाई के लिए मैदान में उतारा है। सजाद गनी लॉन भी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से उत्तरी कश्मीर में उम्मीदवार हैं। वर्ष 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अब तक की ये सबसे बड़ी क्षेत्र में सियासी गतिविधि है। जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर के सुरक्षा को काफ़ी चौकन्ना किया गया है। ये थे माजिद जहांगीर। इसके अलावा राजस्थान में वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ की सीटों पर भी आज वोटिंग हुई। इसके अलावा कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों पर भी आज वोट डाले गए। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी का ब्यौरा। आज केरला में हर किसी की नजरें वायनाड पर थी, जहां राहुल गांधी एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में राहुल गांधी 4,31,000 वोटों से जीते थे। इस बार सीपीआई की आइने राजा इस अंतर को कितने हद तक कम कर पाती, चर्चा इसकी भी है। और कर्नाटका में 14 सीटों का चुनाव हुआ है। ये सीटें दक्षिण कर्नाटका में हैं, जहां बीजेपी जेडीएस के साथ मिलकर उस नंबर पर पहुंचना चाहती है जो 2019 में पहुंची थी। उस इलेक्शन में बीजेपी 28 में से 25 सीटें जीती थी। ये भी एक कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर्नाटक में आके कैंपेन किए हैं और कर्नाटका को दूसरे राज्यों में भी याद करते हैं। इस समय उनकी चुनौती सिद्धरामैया की गारंटी की वजह से हो रही है। बेंगलुरु से ये थे इमरान कुरैशी। विनीत, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां 3 सीटों पर मतदान हुआ। कांकेर शहर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और जगदलपुर के बीच में है। वहां पर वोटर टर्नआउट कैसा रहा, और छत्तीसगढ़ की जहां तक बात करें तो किन चेहरों के बीच मुकाबला हो सकता है? कांकेर में मौजूद बीबीसी के संवाददाता सलमान रवि हमसे इस वक्त जुड़ रहे हैं कांकेर से, जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह का माहौल रहा वहां जहां आज लोग वोट डालने आए। देखिए, कांकेर में जहां तक सवाल है, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले यानी 16 अप्रैल को यहाँ पर बड़ा एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें नक्सलियों के टॉप कमांडर 29 कमांडर मारे गए थे, और नक्सलियों ने ठीक एक दिन पहले चुनाव से मतदान से पहले वो बंद का आह्वान किया था और चुनाव का बहिष्कार करने का तो पहले से ही आह्वान कर दिया था। तो इस वजह से काफी कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई थी। इससे पहले जो है जो पिछले
जो अभी पिछले चरण में यानी पहले चरण में जो मतदान हुआ था जिन इलाकों में छत्तीसगढ़ के खासतौर से बस्तर के इलाकों में, तो वहां पे मतदान का प्रतिशत काफी कम था। लेकिन इस सीट पर, कांकेर की सीट पर थोड़ा सा रोचक मतदान देखने को मिला, क्योंकि शहरी इलाकों में अच्छी वोटिंग हुई है बनिस्बत इसके कि काफी तेज गर्मी थी। उसके बाद भी लोग शहरी इलाकों में तो निकले, लेकिन जो जंगल के इलाके हैं, सुदूर जंगल के इलाके हैं, जो कंफ्लिक्ट जोन है, वहां से बहुत सारे बूथों को हटा दिया गया। कुछ बूथों को 10 किलोमीटर दूर गांव से कर दिया गया, जो पहले जो बूथ थे, कुछ को 15 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर तक बूथों को जो है रिलोकेट किया गया, ताकि मतदान कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में देते हुए और ताकि वहां से लोग मतदान कर्मी वापस सुरक्षित ईवीएम मशीन को लेकर आए। अब वहां की खबर अभी तक नहीं आई है कि कितने वहां पे कितना मतदान हुआ है, कितना परसेंट रहा है, कितने लोग 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चल के गए होंगे सुदूर इलाकों में। ये तो अब जब ईवीएम मशीन आएंगी वहां से तब पता चलेगा। अभी भी सिलसिला जारी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये 3 सीटें हैं, महासमुंद और राजनांदगांव और कांकेर। राजनांदगांव इसलिए महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ जो है सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं संतोष पांडे। ये सीट 1998 और 99 में भी 2 बार चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो उस टाइम में ये बीजेपी ने जीती थी। रमन सिंह जीते थे इसमें और वो फिर केंद्रीय मंत्री बने थे। उसके बाद से ये सीट लगातार बीजेपी के पास है। इससे पहले संतोष पांडे से पहले ये सीट थी अभिषेक सिंह की, जो रमन सिंह के पुत्र हैं। और रमन सिंह ने सबसे पहले जब चुनाव लड़ा था लोकसभा का इस सीट पर, तो उन्होंने मोतीलाल वोरा को हराया था, कांग्रेस के बड़े नेता। तो ये पूरी जो है ताकत झोंकी है भूपेश बघेल ने, क्योंकि अभी हाल में ही जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ और खासतौर पे आदिवासी इलाकों में जो सीटें थी उसमें बहुत नुकसान हुआ। 14 की 14 सरगुजा की सीटें जो है बीजेपी ने जीत ली और 12 में से 8 सीटें बस्तर की बीजेपी के पास हैं। ये मुकाबला काफी रोचक है क्योंकि बहुत सारे घोटालों के इल्जाम लगे हैं और ये एक इसी को कैश कराने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल के खिलाफ में। आज उसमें थोड़ा सा झड़प भी हुई है। भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया है कि उन्हें मतदान केंद्र में घुसने नहीं दिया गया, तो इससे अंदाजा लगता है कि कितना चुनाव संघर्षपूर्ण रहा होगा। उसी तरह महासमुंद सलमान, मैं बहुत ब्रीफली अगर आप थोड़ा सा बता पाएं कि आप ऐसी जगह हैं वहां पर आपकी लोगों से क्या बात हो पाई? आपने तो पार्टियों की बात कर ली, लेकिन क्या विषय हैं या फिर माहौल कैसा है, लोग क्या कह रहे हैं या लोगों ने क्या कहा आपसे? ये जो इलाका है यहाँ पर एक तरह से वोटर जो है इस बार साइलेंट था, क्योंकि मैं पिछले चुनाव कवर करने के लिए आया था तो लोग बड़े वोकल थे, वो एक्साइटमेंट था। लेकिन इस बार के चुनाव में वो एक्साइटमेंट जो है वो पूरी तरह से गायब था और वोटर जो है वो अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं था। वो जो किस पैटर्न में मतदान हो रहा है इसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल था, क्योंकि लोग जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। तो ये भी काफी कुछ कहता है कि अगर जिस तरह का जोश था पिछली बार तो उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ था उसमें, और लोकसभा की ज्यादातर सीटें जो है 1-8 सीट 2 सीटें छोड़कर बाकी सारी छत्तीसगढ़ की सीटें जीत ली थी बीजेपी ने। बहुत शुक्रिया सलमान रावी कांकेर से हमारे साथ जुड़े थे। और अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। संजीव जी, आप सुन रहे थे सलमान को, थोड़ा सा ये जो वोटर के मूड की बात वो कर रहे थे, पहले फेस में चर्चा हुई थी कि बहुत जिस उम्मीद से वोटिंग पैटर्न होना चाहिए था वो नहीं हुआ, या फिर जो परसेंटेज होना चाहिए था। इस बार जो अभी तक मैं देख रहा हूँ 55% का फिगर मैंने कहीं देखा है न्यूज़ में, लेटेस्ट अभी तक मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम रहेगा, लेकिन क्या कोई फर्क आप देख रहे हैं पहले और दूसरे फेज के बीच में वोटर टर्नआउट को देखते हुए? सो विनीत, 2 बातें हैं। एक तो हम फर्स्ट और सेकंड फेज की तुलना करें तो हम कह सकते हैं गिलास आधा भरा है कि खाली। पहले फेज के मुकाबले थोड़ी बेहतरी दर्ज हो रही है, लेकिन अगर हम 2019 के मुकाबले में देखें तो अभी भी काफी गैप है, स्पेशली मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मतलब ज्यादातर स्टेट्स में, बिहार में। तो अभी भी वोटर का एंथुसियास्टिक नहीं होना, उसकी एक जो अपैथी है या जो उदासीनता है, वो एक बड़ी चिंता का सबब होनी चाहिए बीजेपी के लिए। हालांकि इस पे भी 2 मत हमेशा रहते हैं कि लोअर वोटर टर्नआउट का मतलब हम सिर्फ सत्ताधारी पार्टी का नुकसान क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो कार्डर बेस्ड पार्टी है। उसके कार्यकर्ता जाने जाते हैं इस बात के लिए कि बड़ी संख्या में लोगों को लाएंगे, मतदान केंद्र तक वोट डलाएंगे, और उस किस्म का उत्साह नहीं दिख रहा, उसके विपरीत उदासीनता दिख रही है। और जिस तरह से चुनाव फंसा हुआ है इतनी जगह पे, तो ये जो मत प्रतिशत का कम होना
ये दूसरे फेज में भी एक अलार्म की घंटी है बीजेपी के लिए। जो अपुष्ट खबरें आ रही हैं, मैं एक देख रहा हूँ वेबसाइट पे, करीब 60% वोटर टर्नआउट रिकॉर्डेड 13 राज्यों में 5 बजे तक, तो ये अभी तक खबर आ रही है। जी, ये तो बात हुई वोटर टर्नआउट की। अब बात करते हैं ईवीएम की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी याचिकाओं को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने और वीवीपैट के साथ 100% मिलान करने की याचिका को भी खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने पत्रकारों को इस आदेश के बारे में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम बारकोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है, उसको कम से कम चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्न्ट होती है। कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्न्ट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका बताया। बिहार के अररिया में एक रैली में उन्होंने कहा, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। तो संजीव जी, हमें जो सुन रहे हैं, आप बताइए कि ये जो वोटिंग के बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या आप सहमत हैं मोदी जी से? इस पर थोड़ा सहमत तो होना पड़ेगा, क्योंकि और चाहे करारा झटका और भाजपा और ईसी के लिए भारी जीत, ये सब तो अलग बातें हैं, लेकिन कम से कम इस फैसले के अगर आपको किसी को थोड़ी बहुत आलोचना भी, अगर कोई इससे सहमत नहीं भी हो, तब भी कम से कम ईवीएम के मुद्दे पर इस बहस पे विराम लगना तो आवश्यक है, क्योंकि अब ये चीज सेटल हो गई। 2024 का इलेक्शन तो इस तरह से हो रहा है। ये 2 माइनर मॉडिफिकेशन जिनके बारे में प्रशांत भूषण बता रहे थे, वो ठीक है, थोड़ा एक कॉन्डोलेंस या फेस सेवर की तरह से है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब पूरा चुनाव बचा हुआ जो है ये 5 फेजेस का, वो हमें इस ईवीएम के मुद्दे से बाहर निकल के देखना पड़ेगा। एक बस आखिरी कमेंट संजीव, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? क्या ये सस्पेंस अब जल्द खत्म होगा, आपको लगता है? लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इस पे तो कयास लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से लड़ेंगे और लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर राहुल और प्रियंका उत्तर प्रदेश से पलायन का रुख अपनाएंगे तो उन्हें भगोड़े की तरह देखा जाएगा। हालांकि जैसे कुछ लोग, आज मैं सुन रहा था, ये भी कह रहे हैं कि अगर वहां से लड़के हारते हैं तो बड़ी भारी फेस लॉस होगा और बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो तो बात की बात है ना, वो तो 4 जून को निकलेगी। 4 जून तक का माहौल बनाने के लिए आपको लड़ना चाहिए और जरूर मजबूती से लड़ना चाहिए। और यूपी हार्टलैंड है देश का, सत्ता की चाबी लखनऊ से होकर निकलती है, सब कहते हैं, पुराना जुमला, तो वहां से नहीं भाग सकते यूपी से गांधी परिवार के दोनों बच्चे। एक सवाल बस, एक जाते जाते संजीव, 2 फेसेस खत्म हो गए हैं, अभी तक क्या टेकअवेज कोई हैं, या फिर क्योंकि ये लंबा चुनाव चलने वाला है, गर्मी है बाहर, आप जब बाहर निकले या फिर आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक रहा है? क्या कोई टेकअवेज पहले 2 फेसेस को हम देखे थे? मैं तो विनीत आपके भी पर्सनल टेकअवेज सुनना चाहूंगा, आप भी महाराष्ट्र वगैरह घूमे हुए हैं, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि आज से 3 हफ्ते पहले, 3.5 हफ्ते पहले अगर हम ये बात करते तो मेरा उत्तर होता है कि भाई चुनाव छोड़ो ना, जीती हुई है बीजेपी। आज मेरा उत्तर है कि मुझे नहीं मालूम कौन जीतेगा चुनाव, बीजेपी अभी भी आगे लगती है थोड़ा, लेकिन चुनाव अच्छी तरह से फंस गया है, क्योंकि स्थानीय मुद्दे मोदी का रास्ता रोक के खड़े हो गए। मोदी के खिलाफ विकल्प नहीं होना ऑपोजिशन को फायदा दे रहा है। शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी चुनावी हलचल।
और जाने से पहले स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। क्या है ट्रेंड्स, क्या है हाइलाइट्स। तो आज के मुकाबले से पहले कल के मुकाबले की बात करते हैं। वो कल जो बीत चुका है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को आईपीएल 2024 में 1 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार दूसरी जीत हासिल हुई। सनराइजर्स हैदराबाद को उन्होंने 35 रन से हरा दिया और इस जीत में विराट कोहली और रजत पाटीदार ने अहम भूमिका निभाई। अब आज के मुकाबले की बात करते हैं। तो आज ईडन गार्डन्स में मुकाबला हो रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स का पंजाब किंग्स 11 के साथ। तो ये था आज का बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट पूरा दिन पूरी खबर, और आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। हमारी मुलाकात आपसे कल नहीं होगी, हमारी मुलाकात अब आपसे सोमवार को होगी। हमारी जो टाइमिंग है वो यही रहेगी 7:30 बजे। एक बार फिर आपको बताना चाहें कि अगर आपको कार्यक्रम सुनने में कोई दिक्कत हुई है तो 8:30 बजे फेसबुक पर आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मैं यानी सुमिरन प्रीत कौर को देविदा, साथ में विनीत खरे को। के लिए तैयार है इस्राएली सेना, जानेंगे कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा चीन के साथ सुधारना चाहते हैं रिश्ते, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में कहा यूक्रेन जंग में रूस की मदद कर रहा है चीन। पूर्वी अफ्रीकी देशों में भारी बारिश का कहर जारी, कीनिया में गई 70 की जान, तंजानिया में मारे गए 150 लोग। कार्यक्रम में देखेंगे दुनिया भर में खराब मौसम के कारण कैसे मच रही है तबाही। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। इसराइल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका को इन दिनों गजा जंग के कारण एक नई चुनौती से दो चार होना पड़ रहा है। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में इसराइल के विरोध और फलस्तीनियों के समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ जगहों पर इसराइल के समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। सैकड़ों छात्रों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कवर स्टोरी में जानेंगे आखिर क्यों बना है ये माहौल। अमेरिका ने गजा के तट के पास एक अस्थायी बंदरगाह बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे गजा में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। समंदर में तैरते रहने वाले इस प्लेटफॉर्म को बड़े जहाज़ों से सामान उतारकर छोटे जहाज़ों में लादने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी ने आशंका जताई थी कि गजा में बीमारियां फैल सकती हैं। उसका कहना है कि एक तो मौसम खराब हो रहा है, फिर ना तो लोगों को साफ पानी मिल रहा है, ना ही कचरे का निपटारा हो पा रहा है। इसी बीच इस्राएली सेना ने रफा शहर में सैन्य अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। और जानकारी दे रहे हैं यरूशलेम में मौजूद बीबीसी संवाददाता जेम्स लैंडल। कल इस्राएली कैबिनेट की बैठक हुई थी और ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि उन्होंने कोई फैसला लिया है। इस्राएली सेना के कुछ सूत्रों ने आज दावा किया कि इस्राएली सेना के संभावित हमले को देखते हुए लोगों ने रफा छोड़कर जाना शुरू कर दिया है। इस्राएली सेना का दावा है कि 1 लाख लोग जा चुके हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। कल इस्राएली कैबिनेट ने रफा में कार्रवाई के अलावा संघर्ष विराम की संभावनाओं पर भी चर्चा की। इस बारे में बात चल ही रही है। ऐसी खबरें हैं कि मिस्र के अधिकारी इसी बारे में बात करने इस्राएल आए हैं। कल ही अमेरिका और ब्रिटेन समेत 18 देशों के नेताओं ने हमास से अपील की थी कि वो समझौते पर राजी हो जाएं। दोनों पक्षों पर एक तरह से दबाव डालने की कोशिश है, मगर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। इस बीच रफा में सैन्य अभियान की तैयारियां जारी हैं, मगर फिर कहता हूं, ये लंबी प्रक्रिया है, कार्रवाई तुरंत नहीं होगी। और पिछले दिनों इस्राएली हमले में एक गर्भवती फलस्तीनी महिला की मौत हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने सर्जरी करके उनकी बच्ची को बचा लिया था, मगर अब उस बच्ची की भी मौत हो गई है। रविवार रात रफा अस्पताल में सी सेक्शन से शबरीन अल सकानी का जन्म हुआ था। डॉक्टरों ने हाथ से चलाए जाने वाले पंप से इस बच्ची को सांस देने की कोशिश की थी। इसके बाद उसे इंक्यूबेटर में रखा गया था, मगर बीते रोज उसकी मौत हो गई।
और उधर गजा में जारी जंग को लेकर अमेरिकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में फलस्तीनियों के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों का दायरा बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां की हैं। कुछ लोग ये चर्चा भी करने लगे हैं कि ये प्रदर्शन वैसे ही हैं जैसे 1960 के दशक के आखिर में वियतनाम वॉर के खिलाफ हुए थे। बीते हफ्ते न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों ने गजा के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए विरोध आयोजित किया था। इसके बाद प्रदर्शन अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक तेजी से फैल गए। न्यूयॉर्क से और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता सारा स्मिथ। इस विरोध का दायरा बढ़ रहा है। ये प्रदर्शन पूरे अमेरिका में फैलते जा रहे हैं। यहाँ जो शुरू हुआ अब वो देशव्यापी आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है। इन छात्रों पर गाजा में हो रही जंग की उन तस्वीरों ने असर डाला है जिन्हें अक्सर वो अपने मोबाइल फोन पर देखते हैं। हर सुबह जागकर आप उन बच्चों को देखते हैं जो अपना सब कुछ गंवा चुके हैं, अपने अंग गंवा चुके हैं, परिवार जो तबाह हो चुके हैं, अपना घर खो चुके हैं। इसे अनदेखा करना बहुत मुश्किल है। बुधवार को बॉस्टन के इमर्सन कॉलेज में छात्रों की झड़प पुलिस से हो गई। गुरुवार को अटलांटा की इमोरी यूनिवर्सिटी में कई लोगों पर कुछ इस तरह कार्रवाई हुई। कईयों को हिरासत में लिया गया। दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी ऑस्टिन की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यहूदी छात्रों ने इजरायली झंडे और हमास के क़ैद में मौजूद इजरायली बंधकों की तस्वीरें लगाई हैं। ये छात्र इस माहौल में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। फिलॉसफी की इस छात्रा का कहना है कि वो इतनी डरी हैं कि अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती। मैं यहाँ शारीरिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। पढ़ाई से जुड़ी चीज़ों में दिल नहीं लग रहा। मैं अपने साथी यहूदी छात्रों के लिए भी बेहद चिंतित हूँ, क्योंकि उन्हें देखकर पहचाना जा सकता है, क्योंकि जैसे वो दिखते हैं। इस वजह से उन्हें कई तरह की शारीरिक और मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ा है और कॉलेज में चलना फिरना भी बेहद मुश्किल हो गया है। एक ऐसी जगह पर जहाँ मुझे रहना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़, मेरी कहानी और जो मैं महसूस करती हूँ उसका कोई महत्व ही नहीं है। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। वामपंथी विचारधारा वाली डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान ओमर इन प्रदर्शनकारियों से मिली। एक शीर्ष रिपब्लिकन सांसद ने यहां पहुंचकर इन प्रदर्शनों को यहूदी विरोधी करार दिया और न्यूयॉर्क पहुंचने पर राष्ट्रपति बाइडेन का कुछ इस तरह स्वागत हुआ। वॉशिंगटन की जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए। एक चीज जो यहूदी छात्रों को परेशान कर रही है वो है इसराइल की तबाही की बात। मैं संविधान में भरोसा रखता हूं। मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रदर्शनों के लिए जमा होने के अधिकार का समर्थक हूं। लेकिन एक रेखा होती है, खासकर तब जब बातें एक सरकार की कार्रवाई के विरोध से शुरू होकर एक देश को तबाह करने, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने तक पहुंच जाती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने यहूदी विरोधी घटनाओं के लिए आवांछित लोगों को जिम्मेदार ठहराया है और वो यहूदी छात्रों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। ये जटिल है। मुझे लगता है कि हमारी यहाँ मौजूदगी काफी महत्वपूर्ण है। ये केवल यहूदियों को ये दिखाने के लिए नहीं है कि हम फलस्तीनियों के साथ और उनकी आज़ादी के पक्ष में खड़े हैं, और इसलिए यहूदी छात्रों के लिए भी जगह बनाने का हम समर्थन करते हैं। इन छात्रों का कहना है कि फाइनल एग्जाम के बाद और सत्र खत्म होने के बाद भी वो डटे रहेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन चाहता है कि वो आज ही कैंपस छोड़कर चले जाएं। कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे कैसे क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया भर में मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है और क्यों हमें इससे निपटने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन पहले बात दुनिया की दो सुपर पावर्स की। अमेरिका और चीन दोनों ही अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में हैं। इसी सिलसिले में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस बैठक में शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों में सम्मान का रिश्ता होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पार्टनर होने चाहिए। उन्होंने ये भी माना कि संबंधों में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ मुद्दों को सुलझाना अभी बाकी है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात की फिक्र है कि चीन की आर्थिक मदद से रूस को हथियार बनाने में मदद मिलेगी, जिनका इस्तेमाल वो यूक्रेन के खिलाफ करेगा। एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि चीन और अमेरिका दोनों की साझा जिम्मेदारी है कि कूटनीति से आगे बढ़कर रिश्तों को मजबूत करें, ताकि पिछले साल सैन फ्रांसिस्को में राष्ट्रपति जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात से शुरू हुआ सिलसिला आगे बढ़े। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की मुलाकात के बाद सैन्य सहयोग, नशीले पदार्थों की रोकथाम, आपसी संवाद
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने जैसे कई मुद्दों पर बात आगे बढ़ी थी। कैलिफोर्निया में मीटिंग के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ कर दिया था कि आपसी मतभेदों को दूर किया जाए ताकि कोई गलतफहमी ना हो। इस दौरे में मैंने यही करने की कोशिश की और आगे भी यही कोशिश होगी। जरूरत इस बात की है कि हम अपने हितों और मूल्यों पर बात करें। चुनावों का इस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए और वही करना चाहिए जो अमेरिका के लोगों के लिए अहमियत रखे। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के कारण तनाव पैदा हो गया था। फिर बाइडेन के आने के बाद भी दोनों देशों के रिश्तों में कोई खास सुधार नहीं हुआ। तो अब अमेरिका में चुनाव से पहले जिस तरह से ये पहल हो रही है उसके क्या मायने हैं, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता सारिका सिंह ने बात की चीन मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से। मुझे लगता है कि केवल नीति को समझाने और बनाने का तरीका अलग है राष्ट्रपति बाइडेन का। उसके जो ठोस राष्ट्रहित हैं वो वही हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के दौर में थे। केवल भाषा में बदलाव आया है। पिछले साल जब दो राष्ट्रपतियों की, जो बाइडेन की और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई सैन फ्रांसिस्को में, तो ये कहा गया कि रिश्तों में स्थिरता आई है, चुनौतियां बनी हुई हैं। तो अभी जो ब्लिंकन की जो यात्रा है चीन, उसमें दो जो तत्कालीन मुद्दे हैं उनके लिए वो ये कि किस तरह से चीन का साथ लेकर वो किसी तरह से रूस पर अंकुश बना सकें, क्योंकि चीन के जो उनके साथ सहयोग है, समझौते हैं, साझेदारी है, वो रूस को बहुत हैसियत उनकी सुदृढ़ करता है यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए। और दूसरा, अभी इजराइल हमास का युद्ध आप देखें कि हाल ही में ईरान भी उसमें एक तरह से शामिल होता हुआ नजर आता है। तो चीन का प्रभाव है ईरान के ऊपर, तो क्या चीन उसमें भी सहायता कर सकता है? ये मुझे लगता है कि इमीडिएट इश्यूज हैं ब्लिंकन की विजिट के। पर हाँ, रिश्ते सुधारने की भी कोशिश है। अमेरिका की भाषा हमेशा आप देखें नर्म रहती है, चीन की भाषा गर्म रहती है, पर तनाव उसमें लगातार बना हुआ है, ये नहीं झुठला सकते। कि अमेरिका को आज लगता है कि कम से कम हिंद प्रशांत सागर में तो चीन आज मंशा ही नहीं रखता, हैसियत भी रखता है कि अमेरिका को रिप्लेस कर दे नेतृत्व के नजरिए से। तो दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात को भारत कैसे देख रहा है, हमने प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से ये सवाल पूछा। चीन को हमेशा चिंता होती है जब भारत और अमेरिका पास आते हुए नजर आते हैं। ठीक उसी तरह से भारत को भी चिंता होती है जब चीन और अमेरिका एक साथ होने की कुछ उस तरफ इशारा हमें नजर आता है। कई इसके उदाहरण इतिहास में रह चुके हैं पहले। तो जाहिर है कि जब भी इस तरह की यात्रा होती है, ब्लिंकन जाते हैं और खासकर जब वहाँ वो उनको राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की भी एक अवसर मिलता है, तो जाहिर है भारत में उस पर कड़ी नज़र रखी जाएगी कि किस तरह से उसका विश्लेषण किया जाए। उसका भारत की जो दोस्ती अमेरिका से है और कुछ हद तक भारत का जो तालमेल चीन के साथ है, उस पर क्या असर पड़ सकता है। जाहिर है इसलिए भारत को उसको बहुत पैनी नज़र से देखना होगा। और बीते हफ्ते दुबई में हुई भारी बारिश, बाढ़ में डूबी सड़कें और एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको याद हैं? ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि एक ही दिन में वहां 1.5 साल जितनी बारिश हुई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके पीछे की एक वजह जलवायु परिवर्तन भी हो सकती है। और ये जानकारी ऐसे वक्त में आई है जब दक्षिणी चीन के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। तो जलवायु परिवर्तन कैसे दुनिया भर में बारिश के पैटर्न पर असर डाल रहा है, देखिए बीबीसी संवाददाता जस्टिन रॉलेट की इस रिपोर्ट में। ये एक सड़क है, लेकिन पिछले हफ्ते यहाँ कारें तैर रही थीं। दक्षिणी चीन में भारी बारिश होना आम है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। और दुबई के साथ भी ऐसा ही है। कुछ सालों बाद बड़े तूफान तो आते हैं, लेकिन उनका असर ऐसा नहीं होता। शहर में एक ही दिन में 1.5 साल जितनी बारिश हो गई। पिछले हफ्ते खाड़ी देशों में हुई तूफानी बरसात ने 23 लोगों की जान ले ली। दुबई और ओमान में सब कुछ थम सा गया था। एक स्टडी में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस तूफान की तीव्रता 10 से 40% तक बढ़ गई थी। हालांकि इस स्टडी में पाई गई चीजें पुख्ता नहीं हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश वाले तूफान कभी कभार हो आते हैं, लेकिन ट्रेंड साफ है। वातावरण गर्म हो गया है और गर्म होने से वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ती है। नमी बढ़ेगी तो भारी बारिश होगी और जो तूफान वैसे भी आना ही था उसमें पहले से भी ज्यादा तेज बारिश होगी। और इंग्लैंड का भी यही हाल है।
ब्रिटेन के मौसम विभाग का कहना है कि अक्टूबर 2022 से इस साल मार्च तक हर महीने में भारी बारिश के रिकॉर्ड टूटे हैं। हर साल बारिश कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि सर्दियों में भारी और गर्मियों में कम बारिश का यह सिलसिला लंबे समय तक जारी रह सकता है। हमें इसके लिए तैयार होना होगा। दुबई में बाढ़ के कारण आई तबाही का स्तर इतना ज़्यादा इसलिए था क्योंकि इस शहर को इतनी बारिश के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया है। ये दिखाता है कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन और उसके असर से निपटने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है वेनिस। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अब इस शहर में आने के लिए आपको जेब ढीली करनी होगी। अभी से लेकर जुलाई महीने तक यहाँ एक दिन के लिए आने पर आपको 5 यूरो यानी करीब 400 रुपये देने होंगे, और जो लोग ये पैसे नहीं देंगे उनके ऊपर 320 यूरो यानी 27,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। लेकिन वेनिस ने यह फैसला आखिर क्यों लिया? देखिए बीबीसी संवाददाता मार्क लोविन की रिपोर्ट। खूबसूरत जगहों को देखने के लिए अक्सर ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है। खूबसूरत वेनिस भी पर्यटकों की भीड़ से जूझ रहा है। हर साल करीब 3 करोड़ लोग पर्यटक के तौर पर वेनिस आते हैं। इनमें से 2/3 एक ही समय पर पर्यटन स्थलों पर घूमने जाते हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों की दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए वहाँ की सरकार ने हर पर्यटक से 5 यूरो यानी करीब 450 रुपये प्रवेश शुल्क के रूप में वसूलने का फैसला किया है। हालांकि निवासी और एक दिन के लिए आने वाले लोगों से ये भुगतान नहीं वसूला जाएगा। तो एक काम ऐसे करता है, जैसे मैं इस शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशन से दाखिल हुआ, फिर मैं पेमेंट वेबसाइट पर जाकर आज का भुगतान शुल्क देखूंगा और अपना नाम और बाकी डिटेल्स डालूंगा। फिर मुझे एक QR कोड मिलेगा, जिसे स्कैन करने पर आता है कि मैंने पैसे भर दिए। मैं शुल्क बचाने के लिए शायद अपनी यात्रा के दिन ही बदल दूं। मुझे लगता है कि अगर इससे यहाँ के बुनियादी ढांचे या किसी दूसरी चीज में मदद मिलती है तो ये अच्छा है। अधिकारियों का कहना है कि ये ट्रायल फिलहाल जुलाई तक जारी रहेगा और अगर ये कारगर रहा तो इसे और बढ़ाया जाएगा। ये हमारे लिए जरूरी है कि हम पर्यटकों की संख्या को घटाएं, और साथ ही ये जानकारी भी अहम है कि कितने लोग वेनिस घूमने आ रहे हैं। यूरोप में बहुत सारे शहर ज्यादा पर्यटन से प्रभावित है। लेकिन पर्यावरण वैज्ञानिक जेन दा मोस्टो जैसे आलोचकों की संख्या बढ़ती जा रही है। वो यहाँ पिछले 30 सालों से रह रही हैं और उन्होंने पर्यटन और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे शहर में निवासियों की संख्या में खासी गिरावट देखी है। 5 यूरो का टिकट किसी बार में एक ड्रिंक की कीमत से कम है। मुझे लगता है कि हमें अब अच्छे से पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए अब हमें प्रयोग करने की जरूरत है। हमें आगे बढ़कर ऐसे कदम उठाने होंगे ताकि वेनिस को बचा सके और उसे रहने के लिए एक बेहतर जगह बना सके। ये ऐतिहासिक शहर इंस्टाग्राम युग की समस्या से जूझ रहा है। अब इस शहर के लोगों को इंतजार है कि क्या ये पहल उनके खूबसूरत शहर को बचा सकती है या नहीं। और अब इन नन्हे शावकों को देखिए। जर्मनी के बर्लिन के जू में ये है 2 महीने के जुड़वा टाइगर कब्स। डॉक्टरों ने पहली बार इनका हेल्थ चेकअप किया। इसी दौरान पता चला कि ये दोनों सुमात्रन टाइगर कब्स मेल हैं। और ये है इनकी 13 साल की माँ, जिसका नाम है मायांग। सुमात्रन टाइगर विलुप्त होने की कगार पर हैं। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC प्रेरणा। आज के लिए इतना ही। अब आपसे सीधा होगी सोमवार को मुलाकात। के लिए तैयार है इस्राएली सेना, जानेंगे कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा चीन के साथ सुधारना चाहते हैं रिश्ते, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में कहा यूक्रेन जंग में रूस की मदद कर रहा है चीन। पूर्वी अफ्रीकी देशों में भारी बारिश का कहर जारी, कीनिया में गई 70 की जान, तंजानिया में मारे गए 150 लोग। कार्यक्रम में देखेंगे दुनिया भर में खराब मौसम के कारण कैसे मच रही है तबाही। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज BBC दुनिया में। इसराइल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका को इन दिनों गजा जंग के कारण एक नई चुनौती से दो चार होना पड़ रहा है। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में इसराइल के विरोध और फलस्तीनियों के समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं।
कुछ जगहों पर इसराइल के समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। सैकड़ों छात्रों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कवर स्टोरी में जानेंगे आखिर क्यों बना है ये माहौल। अमेरिका ने गजा के तट के पास एक अस्थायी बंदरगाह बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे गजा में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। समंदर में तैरते रहने वाले इस प्लेटफॉर्म को बड़े जहाज़ों से सामान उतारकर छोटे जहाज़ों में लादने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी ने आशंका जताई थी कि गजा में बीमारियां फैल सकती हैं। उसका कहना है कि एक तो मौसम खराब हो रहा है, फिर ना तो लोगों को साफ पानी मिल रहा है, ना ही कचरे का निपटारा हो पा रहा है। इसी बीच इजरायली सेना ने रफा शहर में सैन्य अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। और जानकारी दे रहे हैं यरूशलेम में मौजूद बीबीसी संवाददाता जेम्स लैंडल। कल इस्राएली कैबिनेट की बैठक हुई थी और ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि उन्होंने कोई फैसला लिया है। इस्राएली सेना के कुछ सूत्रों ने आज दावा किया कि इस्राएली सेना के संभावित हमले को देखते हुए लोगों ने रफा छोड़कर जाना शुरू कर दिया है। इस्राएली सेना का दावा है कि 1 लाख लोग जा चुके हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। कल इस्राएली कैबिनेट ने रफा में कार्रवाई के अलावा संघर्ष विराम की संभावनाओं पर भी चर्चा की। इस बारे में बात चल ही रही है। ऐसी खबरें हैं कि मिस्र के अधिकारी इसी बारे में बात करने इसराइल आए हैं। कल ही अमेरिका और ब्रिटेन समेत 18 देशों के नेताओं ने हमास से अपील की थी कि वो समझौते पर राजी हो जाएं। दोनों पक्षों पर एक तरह से दबाव डालने की कोशिश है, मगर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। इस बीच रफा में सैन्य अभियान की तैयारियां जारी हैं, मगर फिर कहता हूं, ये लंबी प्रक्रिया है, कार्रवाई तुरंत नहीं होगी। और पिछले दिनों इजरायली हमले में एक गर्भवती फलस्तीनी महिला की मौत हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने सर्जरी करके उनकी बच्ची को बचा लिया था, मगर अब उस बच्ची की भी मौत हो गई है। रविवार रात रफा अस्पताल में सी सेक्शन से शबरीन अल सकानी का जन्म हुआ था। डॉक्टरों ने हाथ से चलाए जाने वाले पंप से इस बच्ची को सांस देने की कोशिश की थी। इसके बाद उसे इंक्यूबेटर में रखा गया था, मगर बीते रोज उसकी मौत हो गई। और उधर गजा में जारी जंग को लेकर अमेरिकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में फ़लस्तीनियों के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों का दायरा बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां की हैं। कुछ लोग ये चर्चा भी करने लगे हैं कि ये प्रदर्शन वैसे ही हैं जैसे 1960 के दशक के आखिर में वियतनाम वॉर के खिलाफ हुए थे। बीते हफ्ते न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों ने गजा के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए विरोध आयोजित किया था। इसके बाद प्रदर्शन अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक तेजी से फैल गए। न्यूयॉर्क से और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता सारा स्मिथ। इस विरोध का दायरा बढ़ रहा है। ये प्रदर्शन पूरे अमेरिका में फैलते जा रहे हैं। यहाँ जो शुरू हुआ अब वो देशव्यापी आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है। इन छात्रों पर गाजा में हो रही जंग की उन तस्वीरों ने असर डाला है जिन्हें अक्सर वो अपने मोबाइल फोन पर देखते हैं। हर सुबह जागकर आप उन बच्चों को देखते हैं जो अपना सब कुछ गंवा चुके हैं, अपने अंग गंवा चुके हैं, परिवार जो तबाह हो चुके हैं, अपना घर खो चुके हैं। इसे अनदेखा करना बहुत मुश्किल है। बुधवार को बॉस्टन के इमर्सन कॉलेज में छात्रों की झड़प पुलिस से हो गई। गुरुवार को अटलांटा की इमोरी यूनिवर्सिटी में कई लोगों पर कुछ इस तरह कार्रवाई हुई। कईयों को हिरासत में लिया गया। दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी ऑस्टिन की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यहूदी छात्रों ने इजरायली झंडे और हमास के क़याद में मौजूद इजरायली बंधकों की तस्वीरें लगाई हैं। ये छात्र इस माहौल में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। फिलॉसफी की इस छात्रा का कहना है कि वो इतनी डरी हैं कि अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती। मैं यहाँ शारीरिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। पढ़ाई से जुड़ी चीज़ों में दिल नहीं लग रहा। मैं अपने साथी यहूदी छात्रों के लिए भी बेहद चिंतित हूँ, क्योंकि उन्हें देखकर पहचाना जा सकता है, क्योंकि जैसे वो दिखते हैं। इस वजह से उन्हें कई तरह की शारीरिक और मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ा है और कॉलेज में चलना फिरना भी बेहद मुश्किल हो गया है। एक ऐसी जगह पर जहाँ मुझे रहना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़, मेरी कहानी और जो मैं महसूस करती हूँ उसका कोई महत्व ही नहीं है। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। वामपंथी विचारधारा वाली डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान ओमर इन प्रदर्शनकारियों से मिली। एक शीर्ष रिपब्लिकन सांसद ने यहां पहुंचकर इन प्रदर्शनों को यहूदी विरोधी करार दिया और न्यूयॉर्क पहुंचने पर राष्ट्रपति बाइडेन का कुछ इस तरह स्वागत हुआ।
वॉशिंगटन की जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए। एक चीज जो यहूदी छात्रों को परेशान कर रही है वो है इसराइल की तबाही की बात। मैं संविधान में भरोसा रखता हूं। मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रदर्शनों के लिए जमा होने के अधिकार का समर्थक हूं। लेकिन एक रेखा होती है, खासकर तब जब बातें एक सरकार की कार्रवाई के विरोध से शुरू होकर एक देश को तबाह करने, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने तक पहुंच जाती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने यहूदी विरोधी घटनाओं के लिए आवांछित लोगों को जिम्मेदार ठहराया है और वो यहूदी छात्रों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। ये जटिल है। मुझे लगता है कि हमारी यहाँ मौजूदगी काफी महत्वपूर्ण है। ये केवल यहूदियों को ये दिखाने के लिए नहीं है कि हम फलस्तीनियों के साथ और उनकी आज़ादी के पक्ष में खड़े हैं, और इसलिए यहूदी छात्रों के लिए भी जगह बनाने का हम समर्थन करते हैं। इन छात्रों का कहना है कि फाइनल एग्जाम के बाद और सत्र खत्म होने के बाद भी वो डटे रहेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन चाहता है कि वो आज ही कैंपस छोड़कर चले जाएं। कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे कैसे क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया भर में मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है और क्यों हमें इससे निपटने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन पहले बात दुनिया की दो सुपर पावर्स की। अमेरिका और चीन दोनों ही अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में हैं। इसी सिलसिले में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस बैठक में शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों में सम्मान का रिश्ता होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पार्टनर होने चाहिए। उन्होंने ये भी माना कि संबंधों में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ मुद्दों को सुलझाना अभी बाकी है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात की फिक्र है कि चीन की आर्थिक मदद से रूस को हथियार बनाने में मदद मिलेगी, जिनका इस्तेमाल वो यूक्रेन के खिलाफ करेगा। एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि चीन और अमेरिका दोनों की साझा जिम्मेदारी है कि कूटनीति से आगे बढ़कर रिश्तों को मजबूत करें, ताकि पिछले साल सैन फ्रांसिस्को में राष्ट्रपति जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात से शुरू हुआ सिलसिला आगे बढ़े। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की मुलाकात के बाद सैन्य सहयोग, नशीले पदार्थों की रोकथाम, आपसी संवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने जैसे कई मुद्दों पर बात आगे बढ़ी थी। कैलिफोर्निया में मीटिंग के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ कर दिया था कि आपसी मतभेदों को दूर किया जाए ताकि कोई गलतफहमी ना हो। इस दौरे में मैंने यही करने की कोशिश की और आगे भी यही कोशिश होगी। जरूरत इस बात की है कि हम अपने हितों और मूल्यों पर बात करें। चुनावों का इस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए और वही करना चाहिए जो अमेरिका के लोगों के लिए अहमियत रखे। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के कारण तनाव पैदा हो गया था। फिर बाइडेन के आने के बाद भी दोनों देशों के रिश्तों में कोई खास सुधार नहीं हुआ। तो अब अमेरिका में चुनाव से पहले जिस तरह से ये पहल हो रही है उसके क्या मायने हैं, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता सारिका सिंह ने बात की चीन मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से। मुझे लगता है कि केवल नीति को समझाने और बनाने का तरीका अलग है राष्ट्रपति बाइडेन का। उसके जो ठोस राष्ट्रहित हैं वो वही हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के दौर में थे। केवल भाषा में बदलाव आया है। पिछले साल जब दो राष्ट्रपतियों की, जो बाइडेन की और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई सैन फ्रांसिस्को में, तो ये कहा गया कि रिश्तों में स्थिरता आई है, चुनौतियां बनी हुई। तो अभी जो ब्लिंकन की जो यात्रा है चीन, उसमें दो जो तत्कालीन मुद्दे हैं उनके लिए, वो ये कि किस तरह से चीन का साथ लेकर वो किसी तरह से रूस पर अंकुश बना सकें, क्योंकि चीन के जो उनके साथ सहयोग है, समझौते हैं, साझेदारी है, वो रूस को बहुत हैसियत उनकी सुदृढ़ करता है यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए। और दूसरा, अभी इजराइल हमास का युद्ध आप देखें कि हाल ही में ईरान भी उसमें एक तरह से शामिल होता हुआ नजर आता है। तो चीन का प्रभाव है ईरान के ऊपर, तो क्या चीन उसमें भी सहायता कर सकता है? ये मुझे लगता है कि इमीडिएट इश्यूज हैं ब्लिंकन की विजिट के। पर हाँ, रिश्ते सुधारने की भी कोशिश है। अमेरिका की भाषा हमेशा आप देखें नर्म रहती है, चीन की भाषा गर्म रहती है, पर तनाव उसमें लगातार बना हुआ है, ये नहीं झुठला सकते। कि अमेरिका को आज लगता है कि कम से कम हिंद प्रशांत सागर में तो चीन आज मंशा ही नहीं रखता, हैसियत भी रखता है कि अमेरिका को रिप्लेस कर दे नेतृत्व के नजरिए से। तो दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात को भारत कैसे देख रहा है? हमने प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से ये सवाल पूछा। चीन को हमेशा चिंता होती है जब भारत और अमेरिका पास आते हुए नजर
आते हैं। ठीक उसी तरह से भारत को भी चिंता होती है जब चीन और अमेरिका एक साथ होने की कुछ उस तरफ इशारा हमें नजर आता है। कई इसके उदाहरण इतिहास में रह चुके हैं पहले। तो जाहिर है कि जब भी इस तरह की यात्रा होती है, ब्लिंकन जाते हैं और खासकर जब वहाँ वो उनको राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की भी एक अवसर मिलता है, तो जाहिर है भारत में उस पर कड़ी नजर रखी जाएगी कि किस तरह से उसका विश्लेषण किया जाए, उसका भारत की जो दोस्ती अमेरिका से है और कुछ हद तक भारत का जो तालमेल चीन के साथ है उस पर क्या असर पड़ सकता है। जाहिर है इसलिए भारत को उसको बहुत पैनी नजर से देखना होगा। और बीते हफ्ते दुबई में हुई भारी बारिश, बाढ़ में डूबी सड़कें और एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको याद हैं? ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि एक ही दिन में वहां 1.5 साल जितनी बारिश हुई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके पीछे की एक वजह जलवायु परिवर्तन भी हो सकती है, और ये जानकारी ऐसे वक्त में आई है जब दक्षिणी चीन के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। जलवायु परिवर्तन कैसे दुनिया भर में बारिश के पैटर्न पर असर डाल रहा है, देखिए बीबीसी संवाददाता जस्टिन रॉलेट की इस रिपोर्ट में। ये एक सड़क है, लेकिन पिछले हफ्ते यहाँ कारें तैर रही थीं। दक्षिणी चीन में भारी बारिश होना आम है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। और दुबई के साथ भी ऐसा ही है। कुछ सालों बाद बड़े तूफान तो आते हैं, लेकिन उनका असर ऐसा नहीं होता। शहर में एक ही दिन में 1.5 साल जितनी बारिश हो गई। पिछले हफ्ते खाड़ी देशों में हुई तूफानी बरसात ने 23 लोगों की जान ले ली। दुबई और ओमान में सब कुछ थम सा गया था। एक स्टडी में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस तूफान की तीव्रता 10 से 40% तक बढ़ गई थी। हालांकि इस स्टडी में पाई गई चीजें पुख्ता नहीं हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश वाले तूफान कभी कभार हो आते हैं, लेकिन ट्रेंड साफ है। वातावरण गर्म हो गया है और गर्म होने से वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ती है। नमी बढ़ेगी तो भारी बारिश होगी, और जो तूफान वैसे भी आना ही था उसमें पहले से भी ज्यादा तेज बारिश होगी। और इंग्लैंड का भी यही हाल है। ब्रिटेन के मौसम विभाग का कहना है कि अक्टूबर 2022 से इस साल मार्च तक हर महीने में भारी बारिश के रिकॉर्ड टूटे हैं। हर साल बारिश कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि सर्दियों में भारी और गर्मियों में कम बारिश का यह सिलसिला लंबे समय तक जारी रह सकता है। हमें इसके लिए तैयार होना होगा। दुबई में बाढ़ के कारण आई तबाही का स्तर इतना ज्यादा इसलिए था क्योंकि इस शहर को इतनी बारिश के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है। ये दिखाता है कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन और उसके असर से निपटने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है वेनिस। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अब इस शहर में आने के लिए आपको जेब ढीली करनी होगी। अभी से लेकर जुलाई महीने तक यहाँ एक दिन के लिए आने पर आपको 5 यूरो यानी करीब 400 रुपये देने होंगे, और जो लोग ये पैसे नहीं देंगे उनके ऊपर 320 यूरो यानी 27,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। लेकिन वेनिस ने यह फैसला आखिर क्यों लिया, देखिए बीबीसी संवाददाता मार्क लोविन की रिपोर्ट। खूबसूरत जगहों को देखने के लिए अक्सर ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है। खूबसूरत वेनिस भी पर्यटकों की भीड़ से जूझ रहा है। हर साल करीब 3 करोड़ लोग पर्यटक के तौर पर वेनिस आते हैं। इनमें से 2/3 एक ही समय पर पर्यटन स्थलों पर घूमने जाते हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों की दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए वहाँ की सरकार ने हर पर्यटक से 5 यूरो यानी करीब 450 रुपये प्रवेश शुल्क के रूप में वसूलने का फैसला किया है। हालांकि निवासी और एक दिन के लिए आने वाले लोगों से ये भुगतान नहीं वसूला जाएगा। तो एक काम ऐसे करता है, जैसे मैं इस शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशन से दाखिल हुआ, फिर मैं पेमेंट वेबसाइट पर जाकर आज का भुगतान शुल्क देखूंगा और अपना नाम और बाकी डिटेल्स डालूंगा। फिर मुझे एक QR कोड मिलेगा, जिसे स्कैन करने पर आता है कि मैंने पैसे भर दिए। मैं शुल्क बचाने के लिए शायद अपनी यात्रा के दिन ही बदल दूं। मुझे लगता है कि अगर इससे यहाँ के बुनियादी ढांचे या किसी दूसरी चीज में मदद मिलती है तो ये अच्छा है। अधिकारियों का कहना है कि ये ट्रायल फिलहाल जुलाई तक जारी रहेगा, और अगर ये कारगर रहा तो इसे और बढ़ाया जाएगा। ये हमारे लिए जरूरी है कि हम पर्यटकों की संख्या को घटाएं, और साथ ही ये जानकारी भी अहम है कि कितने लोग वेनिस घूमने आ रहे हैं। यूरोप में बहुत सारे शहर ज्यादा पर्यटन से प्रभावित है।
लेकिन पर्यावरण वैज्ञानिक जेन द मोस्टो जैसे आलोचकों की संख्या बढ़ती जा रही है। वो यहाँ पिछले 30 सालों से रह रही हैं और उन्होंने पर्यटन और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे शहर में निवासियों की संख्या में खासी गिरावट देखी है। 5 यूरो का टिकट किसी बार में एक ड्रिंक की कीमत से कम है। मुझे लगता है कि हमें अब अच्छे से पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए अब हमें प्रयोग करने की जरूरत है। हमें आगे बढ़कर ऐसे कदम उठाने होंगे ताकि वेनिस को बचा सके और उसे रहने के लिए एक बेहतर जगह बना सके। ये ऐतिहासिक शहर इंस्टाग्राम युग की समस्या से जूझ रहा है। अब इस शहर के लोगों को इंतजार है कि क्या ये पहल उनके खूबसूरत शहर को बचा सकती है या नहीं। और अब इन नन्हे शावकों को देखिए। जर्मनी के बर्लिन के जू में ये है 2 महीने के जुड़वा टाइगर कब्स। डॉक्टरों ने पहली बार इनका हेल्थ चेकअप किया। इसी दौरान पता चला कि ये दोनों सुमात्रन टाइगर कब्स मेल हैं और ये है इनकी 13 साल की माँ, जिसका नाम है मायांग। सुमात्रन टाइगर विलुप्त होने की कगार पर हैं। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC प्रेरणा। आज के लिए इतना ही। अब आपसे सीधा होगी सोमवार को मुलाकात।